गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं, सेशन लगाने के लिए तैयार है। पहली की क्लास आपने लगाई होगी, जो क्लास आपकी 1:30 से 3:30 बजे तक हुई थी। ये आपकी जो है सेकंड क्लास है इस कोर्स की, और आज की यही क्लास है इकोनॉमिक्स की। बाकी फिर कल भी सेम शेड्यूल चलेगा इकोनॉमिक्स का, 1:30 से 3:30 और 4 से 6। लेकिन दिन की अगर आप बात करते हैं तो अभी आपकी 3 क्लासेस बची हैं, 4 से लेकर 6 और 7 से लेकर 9 और 9:30 से 11:30। ये आपकी 3 क्लासेस हैं, जो कि ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, ये आपकी जीके एमसीक्यू की क्लास है। कोई स्पेशल नहीं है आज, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है आपकी। ये आपकी फिजिक्स की क्लास है। मैं जानता हूँ कि सेशंस आपको भारी महसूस हो रहे हैं, काफ़ी थकान आपको लग रही होगी, बट ज़रूरी है क्लासेस लगाना, क्या कर सकते हैं। चलो जी, चलते हैं आगे। कॉफ़ी वगैरह आप जो है पिया करें, जिससे आपकी नींद जो है खुली रहे, ठीक है जी। काफ़ी थकान है रश्मि, बिकॉज़ बीइंग ह्यूमन देखिए थकान तो होगी, बिकॉज़ आप लोगों को देखिए समझना भी आसान काम नहीं होता। मैं ये तो नहीं कह रहा कि समझना बहुत आसान काम है, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, बट समझाने में भी एफर्ट लगता है, तो थकान ये दोनों तरफ है, आपको भी हो रही होगी, मुझे भी हो रही होगी। हमें इस थकान को इग्नोर करते हुए अपना जो जिस लिए हम मिले हैं, वो हमें मकसद हल करना है, जिससे कि हम अगले साल हम सेम कोर्स दोबारा ना लगा रहे हों। एक बार लगाएँगे, अच्छे से लगाएँगे, लेकिन उसके बाद पेपर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है? डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब जिंदाबाद वहाँ भेजें, बाकी क्वेश्चन आप आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल करके अनअकैडमी से ही पूछ सकते हैं। रेज़ अ हैंड भेजना चाहें वो भी आप भेज सकते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो ब्रेक आपको मिलता है 30 मिनट्स या 60 मिनट्स का, इसमें सिर्फ रिलैक्स करा करें। रिलैक्स हो गया, लंच हो गया, घर के काम हो गए, फैमिली के साथ बातचीत हो गई, सो जाएँ थोड़ी देर अगर आपके लिए पॉसिबल है। उससे क्या है कि माइंड आपका थोड़ा-सा शांत हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर भी फ़ोन चलाएँगे तो फिर दिक्कत रहेगी, थोड़ा-सा आपको फ़ोकस क्लास में कम हो पाएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं कहानी। पिछली क्लास में मैंने आपको जो आखिरी बात बताई थी, दैट वाज़ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ये मैंने लिखा था, आप दोबारा ना लिखें अगर आपने लिखा हुआ है तो। इसी को बस मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? मान लेते हैं एक्सेप्शन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो वो ऐसा चलेगा कि यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है और ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ये सीधा जा रहा है। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अब ये इसके कौन-कौन से केसेस हो सकते हैं? केसेस जिसके अंदर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये सब मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, नोट्स बनवाने पे ज़्यादा फोकस करूँगा। यानी अगर देश में वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, हेल्थ इमरजेंसी है, पॉलिटिकल इमरजेंसी है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी है जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में प्राइस भले ही कितना बढ़ता रहे, आप ऐसे केस में खर्चा करेंगे और फैमिली के लिए सामान को प्रोक्योर करेंगे। दूसरे नंबर पे सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए खर्चा करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। आपको कड़वा लगता है, लगे, बट ये सच है। प्रोक्योर मतलब इकट्ठा करके आप सँभाल के अपने पास रखेंगे। नहीं करना चाहिए, सच में नहीं करना चाहिए, वर्थ नहीं है। कम से कम हम जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो लोग मेहनत करके अपने पैसे कमा रहे हैं और अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये उन्हें करना चाहिए जैसे कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह, जिनके लिए लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का कोई मतलब नहीं है, वो करें। बट आपको, अगर आप फ्यूचर का अपना एक सपना देख रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनिटली आपके लिए 70-80,000 पर मंथ इज़ अ बिग अमाउंट, है ना? तभी तो जो आप है तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो आपको सोशल स्टेटस वाले फैक्टर से बच के रहना है, शांत जीवन बिताना है, पैसे जोड़ने पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा खरीदने पे ध्यान देना है, एसेट बने, ठीक है? सोशल स्टेटस की बात करते हैं। इसके एग्जांपल में आ सकता है कोई पेंटिंग खरीद ली आपने महँगी सी, आईफ़ोन आईफ़ोन देखिए सोशल स्टेटस भी हो सकता है, कुछ हद तक यूटिलिटी भी उसकी है, तो आप किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ एक्सपेंसिव फ़ोन्स, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स। ज्वेलरी को मैं इसमें इसलिए नहीं रखता बिकॉज़ ज्वेलरी की रिटर्न वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, जैसे गोल्ड वगैरह की आप बात करते हैं, तो ज्वेलरी आसानी से बिक भी जाती है, तो वो खर्च नहीं होती है। तो इसलिए ज्वेलरी को मैं इसमें जनरली नहीं रखता हूँ, एक्सपेंसिव। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैंने क्या बोला था, पेंटिंग्स। पेंटिंग्स वगैरह आ सकता है, कार्स आ सकती है, ये सब इसके अंदर आ सकता है, ठीक है? ये सब इसके अंदर आ सकता है। अब ऐसे गुड्स को जो सोशल स्टेटस मेंटेन करने की हमारी कोशिश करते हैं, क्या ऐसे गुड्स को हम बोल सकते हैं लक्ज़ूरियस गुड्स? कि ऐसे गुड्स को ही दूसरा नाम है वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स भी यही होते हैं, लक्ज़ूरियस गुड्स, जो कि सोशल स्टेटस के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। यानी नया आईफ़ोन आया, सवा लाख रुपए का, भगे-भगे गए और ले आए, क्योंकि उससे सोशल स्टेटस आपका जो है मेंटेन होना है। तो जनरली ऐसी चीज़ें जितनी महँगी होती हैं, उतना ही ज़्यादा उसकी डिमांड आती है, लेकिन वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं ले सकता। कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उसे ले सकते हैं, जनरली जो रिच क्लास होती है, जिनके पास बहुत सारा पैसा फालतू पड़ा होता है। यहाँ तक आप बात समझ पाए? अगले नंबर पे जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स। रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करें। व्हेन क्वालिटी इज कंपेयर्ड विद प्राइस। अभी इस पे वापसी आऊंगा, चौथा पहले लिख देता हूँ, इंफीरियर गुड्स। व्हेन क्वालिटी इज कंपेयर्ड
विद इनकम। दोनों में एक ही फर्क है, यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है। अगर आप गिवन गुड्स की बात करते हैं तो गिवन गुड्स के केस में क्वालिटी को आप प्राइस से कंपेयर करते हैं, और अगर आप इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं तो आप क्वालिटी को इनकम से कंपेयर करते हैं। आराम से समझा, ठीक है जी। ठीक है, 2 लिख लो यार, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 लिख देता हूँ, इतनी लिबर्टी है, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा तो चल सकता है, 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप बात को समझ पाए। यानी अगर आप क्वालिटी को कंपेयर करते हैं प्राइस से तो उस केस में गिवन गुड बनता है। एग्जांपल जैसे पिछले सेशन मैंने आपको दिया था, याद रखेंगे, जहां पे प्राइस वर्ड दिखेगा क्वेश्चन में वहां पर गिवन आंसर होगा, जहां पर इनकम शब्द होगा वहां पर इंफीरियर होगा। याद रखेंगे, आई से इंफीरियर है और आई से ही इनकम है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों ही दोनों ही प्रोडक्ट जो है ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। समझ गए? यानी अगर आप बाजार गए तो आपने वहां पर देखा कि सरसों का तेल देना, अब उन्होंने कहा कि 200 रुपए, 225 रुपए, 180 रुपए, ये 90 रुपए लीटर है। तो 90 रुपए को देखकर आपने जज करा है ना कि ये खराब क्वालिटी होगा यार, कोई केमिकल वगैरह ना हो, इसे रहने देते हैं। आपने जब प्राइस से उसे कंपेयर करा है तो आप उसे 90 रुपए लीटर वाली बोतल को आप कहेंगे कि वो एक गिफिन गुड है। लेकिन अगर आप उसी चीज को जज करते हैं अपनी इनकम के हिसाब से कि अब ऊपर वाले की जैसे मैं ज्यादा कमाने लग गया हूँ तो मैं काम कर जाता हूँ, स्विच कर जाता हूँ, वनस्पति की जगह मैं अब एक काम करता हूँ, रिफाइंड खरीद लेता हूँ, रिफाइंड की जगह में मान लेते हैं बढ़िया क्वालिटी का रिफाइंड ऑलिव ऑयल खरीद लेता हूँ। तो ये जो केस है ये आपका गिफिन गुड वाला बनता है। समझ पाए? ये गिफिन गुड वाला केस है, बेसिकली रॉबर्ट गिफिन नाम की एक पर्सनैलिटी थी, उनके नाम पे इसे रखा गया है। पूरे तरीके आप समझ गए? गिफिन और इंफीरियर में फर्क आप समझ गए होंगे, दोनों ही लो क्वालिटी है। फिर से बताना चाहूंगा, दो बातें ध्यान रखेंगे। जो वेबलन होता है ये लग्जूरियस गुड है, ये हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही महंगे हैं, और गिफिन जो है ये लो प्रोडक्ट्स हैं यानी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और इंफीरियर भी जो है लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। बट फर्क यही है कि यहाँ पर आप इनकम से कंपेयर करते हैं और यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं उसे प्राइस से। इंफीरियर शब्द का मतलब ही ये होता है ना कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मान लेते हैं मार्केट में 4 तरीके की चीजें मिल रही हैं, अब आप जज करते हैं अपने इनकम के हिसाब से, तो जो चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपकी इनकम के हिसाब से बहुत सस्ती है और लो क्वालिटी है, आप उसे इंफीरियर गुड की कैटेगरी में रखेंगे। आप नोटिस करेंगे तो कायदे से ये दोनों एक ही हो गए, बस अप्रोच अलग अलग है। यानी इनकम अगर क्वेश्चन में है तो इंफीरियर है, और प्राइस अगर क्वेश्चन में है तो आपका गिफिन है। समझ गए जी? जैसे लोकल ब्रांड जो आती है, मान लेते हैं बिना किसी ब्रांड की ब्रांड है, वो इंफीरियर गुड भी हो सकती है और आपकी जो है गिफिन गुड भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है, प्राइस से जज कर रहे हैं तो गिफिन है, आप सोचते हैं कि मेरी कमाई अच्छी है तो फिर मैं उस बढ़िया क्वालिटी की ब्रिटानिया की ब्रांड खरीदूं तो वो इंफीरियर है। समझ गए? चलो आगे चलें। क्या यहाँ तक आप सारी बात समझ पाए हैं? मैंने आपको तीनों चारों पांचों बातें अच्छे से समझा दी हैं। अब आगे चलता हूँ और थोड़ा सा और दिमाग खराब करने की कोशिश करता हूँ। क्या पता वैसे नहीं होगा, बिकॉज इंफीरियर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है लो क्वालिटी, तो उसके लिए कुछ हाई क्वालिटी भी होना चाहिए। तो अगर आईफोन से, क्योंकि आईफोन से ऊपर जनरली कुछ है नहीं मार्केट में, तो आईफोन नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सैमसंग या नोकिया या माइक्रोसॉफ्ट या ये बाकी फोन है वो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल चीज क्वालिटी अच्छी देता है। उसे कुछ स्पेसिफिक टर्म नहीं देते, मैं उसे ऐसा स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया जाता, कुछ नॉर्मल गुड कह सकते हैं आप उसे। अब बात कर लेते हैं मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड पर। मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स का कोर्स लगा रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, वरना आप आराम कर लीजिए, सो जाइए थोड़ी देर, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में तो फिर इकोनॉमिक्स का कोर्स आएगा और चले जाएगा, पेपर में टिक नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये समझाता हूँ क्या है। देखिए, अगर आप एक कर्व की बात करते हैं, डिमांड कर्व की, तो क्या डिमांड कर्व ऐसे बनेगा? ठीक है, हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं बनाता हूँ, मान लेते हैं, अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसी कर्व के ऊपर नीचे खेलता रहता हूँ, यानी मान लेते हैं आज बाजार में जो है किसी चीज का दाम था 100 रुपए, तो आज बाजार में वो 20 ही बिकी। लेकिन कल उसी चीज का दाम मान लेते हैं 80 था, तो आज ये ज्यादा बिक गई। उसके बाद और कम हो गया, 60 था तो और ज्यादा बिक गई, और कम हो गया तो और ज्यादा बिक गई। तो ये जो चेंज यहाँ पर हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। दाम के ऊपर नीचे होने से मार्केट में क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है, कितना उसका डिमांड है वो चेंज हो रहा है। और इस ग्राफ पे ऊपर और नीचे मूव करने का मतलब होता है आप इस पे अप या डाउन जा रहे हैं। एक ही ग्राफ है, आपके घर के पार मान लेते हैं कोई रैंप सा है, आप इस पे जब ऊपर नीचे जाते हैं तो आप ऐसे ही तो कहते हैं कि हाँ भाई मैं अप चला गया या मैं डाउन चला गया। इस तरीके आप रैंप से मान लेते हैं अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अप गए हैं या फिर आप डाउन गए। अप और डाउन आना जो है इसे हम बोलते हैं, और ये मूवमेंट में काउंट होता है।
समझ पा रहे हैं? यानी दिस इज मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। मूवमेंट के केस में आपको जो पेपर के लिए लाइन ध्यान रखनी है वो ऊपर लिखी हुई है, प्राइस चेंज होगा तो मूवमेंट है, ध्यान रखना। अब ये ऑब्वियस है कि आप नीचे की तरफ आएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। क्यूडी लिखा है, क्यूडी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करें अभी आप। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं बाजार में अगर ये प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, 10 रुपए पे 5 बिकता था तो 5 रुपए पे 10 बिकेगा, एग्जांपल है बस और कुछ नहीं। 1 रुपए पे हो सकता है 100 बिक जाए, 2 रुपए पे हो सकता है 80 बिक जाए। यानी प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड को, तो ये जो है आपका इसके ऊपर मूवमेंट होगा। समझ पाए बात को या नहीं समझ पाए? यानी आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ये मूवमेंट कहलाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ शिफ्ट की, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इस केस में ध्यान रखना क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल टेक्निकली? बताओ। बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। यानी शिफ्ट तब होगा जब प्राइस कांस्टेंट है और मूवमेंट तब होगा जब प्राइस चेंज हो रहा है। आप कितना ही इस बात को समझो या मत समझो, पेपर यही पूछेगा। आप और कुछ भी देखते रहो, आप इस पे देखो या उस पे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर ने मूवमेंट को चेंज से रिलेट करना है प्राइस के, और शिफ्ट को रिलेट करना है कांस्टेंट होने से प्राइस के। ठीक है, अब मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं एक ऐसा कर्व था जो कहता है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो बिकेगी कितनी? मान लेते हैं जी बिकेगी 20। गर्मियों का मौसम था और गर्मियों में जो है बादाम की बिक्री की बात हो रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ अगर सर्दियां आ चुकी है तो आपको नहीं लगता बादाम 100 रुपए के ही होंगे लेकिन तब भी जो है 30 बिक जाएंगे? क्योंकि अब सर्दियां हैं, हलवा बनाएंगे लोग, अलग अलग डिशेस बनेंगी घर में, है ना? इसी तरीके अगर बादाम बाजार में गर्मियों में सस्ते थे तो बादाम उस समय मान लेते हैं बिकते होंगे 31, 80 रुपए के जब थे। लेकिन अगर यही रेट पे मैं बाद में खेलूंगा तो ये इस बार ज्यादा बिक जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ पैरेलल लाइन इसके क्रिएट हो जाएगी जो कि उसी प्राइस पे पहले से ज्यादा या कम डिमांड देगी? दोबारा समझो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये ओरिजिनल कर्व है जो कि किसी प्राइस पे कोई ना कोई क्वांटिटी डिमांड करके देता है। ये उसके पैरेलल एक लाइन क्रिएट हो गई, ये दूसरी लाइन क्रिएट हो गई। अब इससे ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर एक प्राइस में फिक्स कर देता हूं तो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपको क्वांटिटी डिमांडेड देखने को मिल रही है। यानी पहले केस में इतनी सी डिमांड थी, दूसरे केस में इतनी ज्यादा है और तीसरे केस में मैक्सिमम डिमांड है, भले ही प्राइस उसका फिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर रेन कोट को इमेजिन करिए। रेन कोट जो है अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो अगर आप जून जुलाई की बात करते हैं तो उस समय वो बाजार में 500 का होगा तो सबसे ज्यादा बिकेगा। लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल के आसपास है तो हो सकता है कम बिके, और हो सकता है आप जनवरी के आसपास है तो बहुत ही कम बिके, बिकॉज आपको पता है अभी तो बारिश नहीं होनी है। और सर्दियों के अंदर आप मान लेते हैं बारिश एक आध बार होगी तो कुछ समय के लिए बिक जाएगा, फिर उसके बाद नहीं बिकेगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसी तरीके मान लेते हैं मैं आपसे बात करता हूँ भारत के जो झंडे हैं उनकी। जैसे आपको पता होगा 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है, ऐसा कोई सेलिब्रेशन होता है, तब उसी प्राइस का झंडा ज्यादा बिकता है क्योंकि स्कूल में बच्चों को लेके जाना होता है, लोग अपनी बाइक के आगे लगाते हैं। एक अच्छी बात है, एक अच्छा महसूस होता है आपको कि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो भी कुछ लोग जो है लगाएंगे, मान लेते हैं स्कूल्स में सरकारी दफ्तरों में झंडे बदले जाने हैं तो कुछ ना कुछ तो बिकेगा। ऐसे ही हो सकता है और कम बिके। यानी प्राइस अगर फिक्स है तो अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है, तो इस केस में आप इसे शिफ्ट का नाम दे सकते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। जैसे दशहरे वाले दिन जलेबी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है कुछ इलाकों में, कई लोग दशहरे पे जलेबी खाना पसंद करते हैं, जलेबी बांटना पसंद करते हैं। तो वो प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड नहीं बढ़ी है, वो बढ़ी है अदर फैक्टर्स की वजह से। यानी वो फेवरेबल हो गया है जलेबी का बिकना बिकॉज ऑफ दैट फेस्टिवल और बिकॉज ऑफ दैट मौसम, जो भी आप जैसे भी उसे रिलेट करना चाहे। इसी तरीके जूस के दुकान की बात मैं करता हूँ तो जूस जो है सुबह ज्यादा बिकता है, दोपहर में कम बिकता है, शाम को ज्यादा बिकता है। ऑब्वियसली ड्यू टू द सेम रीजंस कि उस समय वो फेवरेबल है। ऐसा नहीं है कि सुबह सस्ता है तो ज्यादा बिक रहा है, प्राइस उसका सेम है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको शिफ्ट और मूवमेंट में फर्क समझाया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं। अगर आप अनार के जूस को मौसमी के जूस से कंपेयर करेंगे तो वो आप करेंगे इस ग्राफ से, क्योंकि अनार का जूस थोड़ा महंगा होता है तो जनरली लोग मौसमी का पी लेते हैं क्योंकि मौसमी भी अच्छा होता है। ऐसे ही आप और कोई महंगा मान लो मैंगो शेक की बात करते हैं तो मैंगो शेक थोड़ा सस्ता होता है और एक दो शेक थोड़े महंगे होते हैं ना, तो वो प्राइस पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये सुबह शाम वाला जो चेंज है ये आपका अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? पक्की बात है। अब आगे चलते हैं। मैं अपनी तरफ से जरा सा भी छोटा सा भी पॉइंट आपको ये नहीं कह रहा याद कर लेना, मैं सब कुछ समझा रहा हूँ। बदले में मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई है। मैं चाहूंगा कि अगर पेपर में यहाँ से सवाल आए तो आप उसे टिक करके आए। मुझे ये मत सुनाना कि सर सिली मिस्टेक हो गई, कोई एक्सक्यूज नहीं है,
क्योंकि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा तैयारी में, तो आपसे भी एक्सक्यूज नहीं लूंगा जी, मुझे सिलेक्शन चाहिए होगा। आप रात भर पढ़ें, आप दिन भर पढ़ें, 12 घंटे क्लास लो या 20 घंटे क्लास लो, मैं 1 साल आपका खराब होता हुआ नहीं देख सकता। इस बार CHSL या MTS से जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें सिलेक्शन चाहिए, बस चाहिए। कैसे करो वो आप देखो, चाहिए तो चाहिए, अपना ऐसे ही, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, वो है आपका सप्लाई। डिमांड एज अ टॉपिक खत्म हो चुका है, अब हम बात करते हैं सप्लाई की। डिमांड में आपको सारी बातें समझ आ चुकी हैं। डिमांड में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। डिमांड के अंदर हमने सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन को समझा है, उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझा है, उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस देखे, पहले हमने इसके अदर फैक्टर्स देखे, अदर फैक्टर्स देखने के बाद हमने इसका कर्व समझा है, कर्व की डिटेल्स पढ़ी है, उसके बाद कर्व के कुछ एक्सेप्शन समझे हैं, और उसके बाद हमने कर्व का मूवमेंट समझा है, और हमने कर्व का शिफ्ट समझा है। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो हमने डिमांड में समझी, ठीक है। नॉर्मल कर्व ऑफ डिमांड ये वाला है बेटा, जो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से बनेगा वही नॉर्मल कर्व है डिमांड का, मतलब आमतौर पे जिसे हम कर्व ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सप्लाई की। अगर आपको वो समझ आ गया है तो आपको ये हंसते खेलते समझ आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब आप खरीदने नहीं जा रहे, अब आप बेचने जा रहे हैं, अब आप काउंटर के दूसरी तरफ आ चुके हैं, अब आपको सामान अपनी दुकान से निकालना है, कुछ भी करके इसे बेच दो, खत्म हो जाए किस तरीके से सामान, क्योंकि तभी आप पैसा जो है अपने घर पे लेके जा पाएंगे, ठीक है जी। ठीक है राजेश बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे जो सप्लाई है राजेश, इसे आपूर्ति बोलते हैं आप, ठीक है। अब आप प्रोड्यूसर हैं, यानी आप सामान को बना रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको सोचना है, थिंक एज अ प्रोड्यूसर। आप ये भी कर सकते हो राजेश, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप गूगल ट्रांसलेट खोल के बैठ सकते हो। मान लेते हैं बीच में कोई शब्द मैंने ऐसा बोला जिसकी मतलब आपको नहीं समझा, हाथों हाथ जो है आप क्या करें, उसे गूगल ट्रांसलेट पे डालें, विद इन अ सेकंड आपको उसका मतलब आ जाएगा। एक सजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश को प्रेफर करो या हिंदी को, बट ये है कि इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सप्लाई में आप सोचते हैं प्रोड्यूसर के नाते, यानी बनाने वाले इंसान के नाते। इसकी भी पहले सरकारी डेफिनेशन लिख देता हूं, द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट a producer is willing and offering to sell at a certain time and price। जैसे पिछली डेफिनेशन का ऑपरेशन करा था ऐसे इसका भी करेंगे। पहली बात तो सप्लाई एक क्वांटिटी है कि तुम्हारी सप्लाई कितनी है, इस महीने की 200 यूनिट है, तुम्हारी सप्लाई कितनी है, ज्यादा है यानी ज्यादा चीजें बिक रही हैं, ऐसा वैसा। कमोडिटी यानी सामान की ही सप्लाई होगी, बातों की सप्लाई तो होगी नहीं। दैट अ प्रोड्यूसर यानी जो बनाने वाला है वो इज विलिंग यानी इच्छुक है और ऑफर भी कर रहा है बेचने का, एट अ सर्टेन टाइम और प्राइस, उस दाम पे। विलिंग और ऑफरिंग में क्या फर्क है बताओ, कोई बताना चाहेगा? कंप्लीट नहीं पता, थोड़ा सा और मैं आपके लिए डिटेल में बताता हूँ। विलिंग एंड इज रेडी टू सेल। अब बताओ विलिंग होने और रेडी होने में क्या फर्क है। मान लेते हैं मेरे पास जो है, मैंने अपने गोदाम में 100 स्पून्स बना रखे हैं, लेकिन मैं जो हूं इनमें से आपको सिर्फ 5 ही बेचना चाह रहा हूं, मैं 5 ही बेचने का विलिंग हूं, यानी मैं चाह नहीं रहा बेचना। मेरे पास अवेलेबल तो है यहाँ पर 100, लेकिन मैं इच्छुक हूँ सिर्फ 5 बेचने के, क्योंकि मुझे लगता है कल दाम बढ़ जाएगा। मैं बस सोच रहा हूँ थोड़ा सा बेच देता हूँ, चलो वर्किंग कैपिटल लेबर का खर्चा निकल जाएगा, अभी 5 ही बेच देता हूँ और बाकी अभी मेंटेन करके रखता हूँ, कल हो सकता है महंगा हो जाए। समझ पा रहे हैं क्या फर्क है दोनों में? एट अ सर्टेन टाइम यानी आज ही की बात हो रही है, कल का सिनेरियो अलग होगा, कल का दाम अलग होगा, कल का सब कुछ अलग होगा, तो प्राइस अगर बदलेगा तो सप्लाई भी बदल जाएगी। अब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, जीवन बहुत सरल है। क्यों सरल है बताता हूँ, क्योंकि अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं लॉ ऑफ डिमांड को भी टीप रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई, price is directly proportional to quantity supplied, quantity supplied। इसका क्या मतलब है? प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड। मुझे बताओ अगर मैं एक दुकानदार हूं और ये पेन अचानक मार्केट में मुझे पता लगता है बहुत महंगा बिक रहा है, तो क्या मैं अपने वर्कर्स को कहूंगा भी ओवर टाइम लगाओ, रात भर काम करो, आप भी एक्स्ट्रा कमाओ और मुझे भी एक्स्ट्रा कमा के दो? अब यहाँ पर डिमांड की बात नहीं करेंगे, रीजन वही है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी मैं मान के चल रहा हूँ डिमांड बथेरी है, डिमांड की कोई टेंशन नहीं है, खरीदने वाले बहुत है। ऐसा ही तो होता है धनतेरस वगैरह पे, दशहरे के मेले में यही होता है। दशहरे के मेले में सब कुछ बिक जाता है, आलतू फालतू डोसा वोसा सब बिकता है, चीले के साइज के डोसे बिक जाते हैं, पनीर के नाम पे कुछ भी बिक जाता है, क्योंकि उस समय क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, प्राइस भी हाई होता है, तो ऐसे में इंसान ज्यादा बनाने की कोशिश करता है।
ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर प्राइस कम होगा तो मैं कम बनाऊंगा, प्राइस ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा बनाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सैनिटाइजर्स जो है पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा बने होंगे मुझे ऐसा लगता है भारत के इतिहास में। उससे पहले के तो उसका प्राइस इतना खास नहीं था, कोई खरीद नहीं रहा था। तो क्या है कि ऐसे में क्वांटिटी सप्लाइड भी ज्यादा नहीं होगी। अगर क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो उन्हें लगता है मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिलेगा, तो उस केस में क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी कंपनियों ने सैनिटाइजर बना दिए थे मतलब कोई सी भी कंपनी सैनिटाइजर बना रही है, कोई शैम्पू की कंपनी है, मतलब कोई भी कंपनी सैनिटाइजर बनाई जा रही है। पेंट वाली कंपनी के भी सैनिटाइजर देख लिए, डेटॉल का तो चलो जेन्युइन हो गया, सेवलॉन का जेन्युइन हो गया, कोई चीनी की कंपनी है उसने, मतलब सभी ने सैनिटाइजर बनाए क्योंकि उन्हें पता था कि प्रॉफिट कमाने का जो है इस समय स्कोप है। अब यहाँ पर बात करते हैं अदर फैक्टर्स क्या है। अदर, जी हाँ, डिमांड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अदर फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले यहाँ पर देखा जाएगा पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को। यहाँ पर हम मैक्रो को माइक्रो से लिंक करके देंगे। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट यानी अगर टैक्सेस, इफ मोर टैक्सेस देन क्यूएस विल बी लेस। सोचो, अगर टैक्सेस सरकार बढ़ा देती है इस समय ई व्हीकल्स पे, तो उस केस में क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। इसलिए तो सरकार कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जो जीएसटी उसे कम करा जाए। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके अगर मैं आपसे बात करता हूँ इफ मोर सब्सिडी, तो बताओ क्या होगा? सब्सिडी के केस में क्या होगा? देन क्यूएस इज मोर। यानी मान लेते सरकार सब्सिडी देती है, जैसे कि कहते हैं सैनिटाइजर पे सब्सिडी है, 250 वाला सैनिटाइजर तुम्हें 2 रुपए में मिलेगा। या मान लेते हैं सरकार प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे देती है कि तुम सैनिटाइजर बनाए जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम 1000 रुपए का सैनिटाइजर बनाओ, हम 500 रुपए हम देंगे उसमें से। तो हम कहेंगे मजा ही आ गया यार, बनाओ, रात भर बैठ के बनाओ सैनिटाइजर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रही है। सब्सिडी का कॉन्सेप्ट यही है, सरकार अपनी जेब से पैसा देती है उस नेसेसरी चीज को सप्लाई करने के लिए। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आप समझ गए। क्यूएस इज क्वांटिटी सप्लाइड, क्यूएस जहां पे भी लिखूंगा वो क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है। दूसरे नंबर पे सीजन। सीजन अगर फेवरेबल है तो उस केस में क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी। जैसे कि स्वेटर का सीजन है तो स्वेटर ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा बनेंगे। अगर सीजन अनफेवरेबल है तो स्वेटर कम बनेंगे। बट एक छोटा सा कैच है, वो कैच क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं स्वेटर को बनने से बाजार में बिकने तक 3 महीने लग जाते हैं। इतना तो लग जाता होगा स्वेटर के लिए। ऊन आती होगी, मशीनों में फिट होती होगी, डिजाइन तैयार होते होंगे, सैंपल बनते होंगे, फाइनलाइज होते होंगे, स्वेटर बनता होगा, उस पर स्टिकर लगता होगा, टैग लगता होगा, पैक होता होगा, होलसेलर पे जाता होगा, रिटेलर पे भेजता होगा, मार्केट में भेजता होगा, सब काम दुकान तक पहुंचता होगा उसके। तो फेवरेबल सीजन क्या एक्चुअली वही फेवरेबल है जो कि रिटेलर के, जो कि कंज्यूमर के लिए? आंसर इज नो। यानी प्रोड्यूसर का फेवरेबल सीजन जो है ना, वो कंज्यूमर के फेवरेबल सीजन से थोड़ा पहले आता है, क्योंकि उसे पहले से बनाकर सब कुछ रखना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जो हूँ एक बिजनेस फैमिली से भी हूँ, तो बर्तनों का मान लेते हैं हमारा काम है, हाइपोथेटिकली मान लिया बर्तनों का काम है। तो बर्तनों की जो सबसे ज्यादा सेल होती है वो दिवाली, धनतेरस वगैरह पे होती है। धनतेरस हो गया, दिवाली हो गई, उस समय क्या करते हैं लोग? पुराने बर्तनों को निकाल के बेच देते हैं, नए बर्तन फिट करते हैं घर में, नए बर्तन खरीदते हैं। अब हम क्योंकि प्रोड्यूसर है तो आपको लगता है कि हमारा सीजन धनतेरस का ही सीजन होगा। नहीं, हमारा सीजन होगा उसे 2 3 4 महीने पहले, क्योंकि उस समय हम अपने यहाँ बर्तनों को तैयार करेंगे, उन्हें पॉलिश करेंगे, उन्हें उन पे स्टिकर लगाएंगे, उन्हें बॉक्सेस में डालेंगे, बॉक्सेस में डाल के उन्हें किसी और मान लेते हैं स्टेट में सप्लाई करेंगे। वो स्टेट वाला क्या करेगा? उस डब्बे को खोलेगा, अपने जो है होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर क्या करेगा? आप जाके रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर जो है फाइनली उसे अपनी दुकान पे बेचेगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्की बात। हाँ, हमें भी सच में, मैं हर साल जो है बर्तन खरीद के लाता हूँ, एक एक कटोरी, एक चम्मच मिनिमम ही लाता हूँ, क्योंकि बहुत महंगा लगता है मार्केट में। ऐसा लगता है कि यार लूट रहे हो तुम लोग, मतलब बहुत महंगा होता है बाजार में सामान उस समय। बिकॉज ऑब्वियसली अगेन वही वाली बात है कि उस समय जो है फेवरेबल समय है, तो इंसान ज्यादा कमाना चाहता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? पूरे तरीके आप समझ गए इसका क्या मतलब है? अरे बस भैया, और कुछ भी अच्छा सुन लो, और भी बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ बेटे काम का। तुम बस सोना चांदी च्यवनप्राश में अटके रह जाओगे। पढ़ लो बेटे, पढ़ लो। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। ये है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी मेरे पास न्यू है, तो न्यू टेक्नोलॉजी आपको नहीं लगता क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा देगी मुझे? अगर टेक्नोलॉजी मेरे पास ओल्ड है, ऑब्सोलीट है, तो ये कम देगी। यानी मेरी फैक्ट्री में मशीनें अगर नई हैं, नई नई बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी। अगर पुरानी है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। ठीक है। इसी तरीके अगर मैं आपसे बात करता हूँ टाइम की, टाइम ऑफ बिजनेस, यानी मेरा बिजनेस कितना पुराना है। आप मुझे बताओ, अगर अचानक ही मुझे पता लगता है मार्केट के अंदर किसी चीज का दाम बहुत बढ़ गया, तो क्या मैं अचानक ही उसे ज्यादा बनाना शुरू कर सकता हूँ? यस। बट क्या एक लिमिट से ज्यादा बना सकता हूँ? मेरी फैक्ट्री में 2 ही मशीनें हैं,
छोटी सी मेरा कोई मान लेते हैं मैंने कमरा ले रखा, उसमें मैंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है। अगर मैं पहले 100 चीजें बनाता तो मैं उसे 120, 130, 140 तक ले जा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 बना दूंगा। सेम यही हुआ जिन्होंने सैनिटाइजर बनाया, कि जो बड़ी कंपनीज थी उनके पास इतना बड़ा सेटअप था, वो ऑलरेडी सारी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, उन्होंने हाथों हाथ अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाया और मशीनें खरीदी और मैनी फोर्स जो है मार्केट में सप्लाई अपनी बढ़ा दी। लेकिन जो छोटी कंपनी थी वो उस छोटे से समय के अंदर उतना ज्यादा अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाई। तो अगर आप टाइम ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में मुझे बताओ कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा? नो चेंज। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा बिजनेस ग्रो करता है तो लॉन्ग टर्म में क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी ऐसा उम्मीद करा जाता है कि मेरा बिजनेस है तो आज से 10 साल बाद मेरा बिजनेस अभी से ज्यादा बड़ा होगा। अगर मैं अभी अपनी फैक्ट्री में 2 मशीनें लेके बैठूं तो 10 साल बाद में 3 मशीनें लेके बैठूंगा। ऐसा माना जाता है, हर कोई काम करता है, तो इसी चाह में ऐसा काम वो करता है। समझ पा रहे हैं जी? अदर फैक्टर्स के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, टाइम, टेक्नोलॉजी, मार्केट फोर्सेस में बेसिकली सीजन हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती है, ये सब चीजें भी इंपैक्ट करती हैं कितना क्वांटिटी सप्लाई में कर सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, वो आपका है प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें कितनी महंगी है। अगर कहीं पे जमीन बहुत महंगी है तो क्या मैं अपना क्वांटिटी सप्लाइड उतना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा पैसा ही सारा वहां फंस जाएगा। अगर रॉ मटेरियल बहुत महंगा है तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगर लेबर बहुत ही महंगी है तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यानी ये अगेन डिपेंड करता है कि जितना प्राइस ज्यादा होगा फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स का, उतना ही मेरा क्वांटिटी सप्लाइड जो है कम होगा। समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए पूरे तरीके? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व आपके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। यानी ये होगा सबसे पहली बात स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव स्लोप, या फिर मैं इसे कह सकता हूं अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड घटेगी। अगले पेज पे चलते हैं। मूवमेंट, सेम कहानी है। मूवमेंट भी आपको पता ही है कि आगे जाएगा या पीछे जाएगा, क्या होगा। मूवमेंट और शिफ्ट में अब कुछ भी नया नहीं है, आपके लिए काफी सिंपल होना चाहिए। फटाफट नोट करिए। ठीक है जी, चलें आगे। ठीक है, मूवमेंट में आपको पता ही है कि आप मूवमेंट होगा तो यहाँ पर चेंज इन प्राइस होगा। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो आपको पता ही है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्यूएस बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो क्यूएस घटेगा। और अगर आप शिफ्ट की बात करते हैं तो शिफ्ट में आपके मल्टीपल बनेंगे इस तरीके। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स यहाँ पर चेंज होते हैं। फटाफट नोट करिए, आगे चलते हैं। अगर आपको यहाँ तक सब बातें समझ आ गई हैं तो अब लेवल में थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ। अब थोड़ी सी पेचीदा डिस्कशंस आपके साथ मेरे होंगे। चलें आगे। अब ये तो जितना भी मैंने आपको बताया है, क्या इतनी सारी बातों में अभी तक कहीं पर नंबर्स आए हैं? नंबर्स का मतलब कि कहीं पर ऐसा लिखा है कि इतने पे उतना और उतने पे इतना, ऐसा कहीं पर भी लिखा है? ये जितना डिस्कशन है विदाउट क्वांटिटी हुआ है, यानी क्वालिटी देखी गई है कि बढ़ेगा या घटेगा। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये नहीं बताया गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाता हूँ आपके सामने लॉ ऑफ डिमांड की, तो इसमें और इसमें या फिर इसमें कोई फर्क नहीं है अभी तक जो हमने पढ़ाई करी है। भाई ये ऐसा है, ये बहुत ज्यादा लेटा हुआ है, बहुत ज्यादा सीधा है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों ग्राफ्स में क्या फर्क है। कहने को तो तीनों ही लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली इनमें क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और यहाँ से सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझेगा। इस टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैक्सिमम बच्चे हर बैच में, अगर मैं उनसे पूछता हूँ सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगा, वो इसे कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है स्टूडियो ना करें, जैसे ही मुझे सही समय लगेगा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको उसके लिए पढ़ा देता हूँ। ठीक है,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सबसे मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता है, बट मैं कोशिश करूंगा ऐसा आपको ना महसूस हो। इजी टॉपिक है, इजीली समझ आ जाएगा। ये क्या कहना चाहता है मैं आपको समझाता हूँ। ईडी जो है इसे हम लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी से लिखा जाता है, ठीक है। ये बताता है कि कितने प्राइस के बदलने पे कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ। जैसे अभी तक के ग्राफ्स थे ये बताते हैं चेंज हुआ, ये नहीं बताते कितना चेंज हुआ, ये तो नहीं बताते, नहीं ये नहीं बताते कितना चेंज हुआ, कहते हैं हाँ चेंज हुआ, अभी देख लो कितना होगा अपने आप। तो ये जो अपना ईडी है ये बताता है कितना चेंज हुआ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पूरा लिख देता हूँ, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपको थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वांटिटी डिमांडेड अगर किसी चीज की 1 या 10 है और बाद में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है 20 हो गई, तो अगर मैं लिखता ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज को मैं डेल्टा से लिखता हूँ, तो डेल्टा क्यूडी की वैल्यू जो आती है वो आती 10। लेकिन अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि चेंज ऊपर लिखो और नीचे लिखो ओरिजिनल। यानी चेंज हुआ है 10, 10 पे चेंज हुआ तो 100% आ गया। ये होता है परसेंटेज चेंज और चेंज में डिफरेंस। ये आपने डीआई में जरूर समझा होगा, जहां पर भी आपने मैथ्स पढ़ी है, मुझसे पढ़ी है तो मैंने जरूर पढ़ा है। अगर आपने मुझसे नहीं कहीं भी पढ़ी है ये सब चीजें आपको जरूर बताई गई होंगी। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ प्राइस किसी चीज का 10 रुपए से 12 रुपए हो गया है, तो मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसका कितना है। आप कहेंगे सर चेंज ऊपर लिखो नीचे ओरिजिनल लिखो इनटू 100 कर दो, ये आपका आ गया 20%। यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 होगा। इसी तरीके अगर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 50 थी और 40 रह गई, तो बताओ कितना आया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सोचो, आपने कहा जी चेंज हुआ है 10 का, किस पे, 50 पे इंटू 100, आपने इसे काटा 2 पे, 20 आ गया। हाँ बहुत बढ़िया आयुष्मान पे, यही मैं कमेंट ढूंढ रहा था, कोई ऐसा बच्चा हो जो माइनस लिखे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि माइनस होगा, हो सकता है किसी और बच्चे ने भी लिखा हो, बस मैं जो पहला कमेंट देख पा बस वो बता रहा हूँ। जिसने बोला है शाबाश, बहुत अच्छी बात है। मुझे जो उस समय 4-5 कमेंट में दिखा बस मैंने वो टैग करा। माइनस क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि बाद वाला कम है और पहले वाला ज्यादा है। सोचो जरा, बाद वाला कम है और पहले वाला ज्यादा है। अब क्या कमाल की बात है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो। और अगर वो बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो ये माइनस में होगा, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो ये वाला पोर्शन हमें हमेशा माइनस का साइन देगा। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, उसको बैलेंस करने के लिए हम एक भार अलग से माइनस बना लेते हैं। अभी के लिए इतना ही समझेंगे, ज्यादा लोड नहीं डालेंगे। अब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कहानी। देखिए, अगर मैं आपसे दो ग्राफ्स की बात करता हूँ, आराम से समझिएगा। एक ग्राफ तो ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है। अगर मैं प्राइस चेंज इन दोनों में ग्राफ में स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, मान लेते हैं पहले ये प्राइस था और बाद में ये प्राइस है। अब इन दोनों प्राइस चेंज पे अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या आपको एक बेहतरीन डिफरेंस दिख रहा है? वो डिफरेंस ये है कि अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस को सेम रखता हूं तो इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है और इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है। सोचिए जरा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों में अलग अलग है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर प्राइस घटने के बाद भी ज्यादा नहीं बढ़ा या बढ़ने के बाद भी ज्यादा नहीं घटा, क्योंकि ये चीज नेसेसरी होगी। यानी मान लो पहले जो है वो चीज इतनी बिकती थी इतने प्राइस पे, बाद में वो चीज अचानक महंगी हो गई, यहाँ पहुंच गई, लेकिन फिर भी उसका क्वांटिटी डिमांडेड इतना नहीं घटा, क्योंकि नमक जैसी कोई चीज होगी, दवाई जैसी चीज होगी, डायलिसिस जैसी चीज होगी, फूड जैसी कोई चीज होगी। जैसे घर में फ्रिज है, मिल्क है, ये सब नेसेसरी आइटम्स है। यू कैन नॉट लिव इन टुडेज वर्ल्ड विदाउट अ फ्रिज। हो सकता है आपके इलाके का मौसम बहुत अच्छा हो, बट फ्रिज एक नेसेसिटी है, क्योंकि वरना दूध खराब हो जाएगा, सब्जियां खराब हो जाएंगी, आटा खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। कुछ लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, बट इन जनरल आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मजबूरी हो तो एक अलग बात है, ठीक है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं, दिशा आपके पास फोन है, सोचिए तो फैमिली ने बहुत अच्छे से चीजों को प्रायोरिटाइज करा है। अब इस वाले की बात कर लेता हूँ मैं, दूसरे वाले की, इसकी बात कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसकी बात आपसे करता हूं तो यहां पर अगर आप नोटिस करते हो तो जरा सा प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपकी अचानक ही बहुत कम आ गई। कोई बात नहीं, लेवन धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसा क्यों आपके हिसाब से?
ऐसा इस वजह से क्योंकि ये आइटम्स नेसेसरी नहीं होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में घड़ी कोई बिक रही है, नेसेसरी नहीं है, छोड़ो यार नहीं ले रहे, क्या दिक्कत की बात है। मान लेते हैं कोई बहुत महंगे टीवी आ रहे हैं, 3D टीवी आ रहे हैं, नहीं लेने अपने को, कोई बात नहीं, सब कुछ ऑलरेडी 3D है, जितने बंदे आसपास दिख रहे हैं सब 3D है। दो चार लोग को क्या करेंगे, टीवी में देख के 2 लाख रुपए देंगे, कोई बात नहीं, 2D चलने तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 3D वाले लोग कौन सा तो बढ़िया है, आसपास सब है ही, ठीक है, काम चल रहा है। तो यानी इस केस में क्या है आपका कि अगर कोई चीज नॉट नेसेसरी है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और कोई चीज नेसेसरी है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर मान लो आपसे मैं कहता हूं कि ग्राफ बिल्कुल ही ऐसा है यार, यानी प्राइस रख दो चाहे उसका 100 रुपए, चाहे प्राइस रख दो उसका 1000 रुपए, और चाहे प्राइस रख दो उसका 1 रुपए, तो इतना ही बिकेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इन इलास्टिक है, परफेक्ट है, सब कुछ है, क्या इसके अंदर नमक आ सकता है? मेडिसिन आ सकती है? क्यों आ सकती है मैं समझाता हूँ। नमक महंगा है तो ये नहीं नमक ही खा जाओगे, नमक सस्ता है तो भी नहीं नमक ही खा जाओगे। अगर नमक बहुत महंगा होगा तो भी बिना नमक की सब्जी नहीं बनाओगे, थोड़ा तो नमक डालोगे स्वाद के लिए, तबियत के लिए, हेल्थ के लिए। और नमक बहुत ही सस्ता तो ये नहीं कह रहे यार 1 चम्मच और डालो, क्या दिक्कत की बात है, डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सस्ता है नमक, 20 रुपए किलो है, खिलाओ नमक, खिलाओ आज, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेडिसिन का भी ये है, दवाइयाँ सस्ती हो गई, सरकार ने कहा दवाइयाँ फ्री में मिलेंगी, ऐसा तो नहीं है लाइनों में लग के क्रोसिन ही क्रोसिन खा जाओगे, फ्री में मिल रही है खा लेते हैं, क्या पता कल बीमार हो जाओ, कल के बुखार के लिए आज दवाई खा लेता हूँ, ऐसा तो नहीं करोगे, है ना। और अगर मान लेते हैं दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई है तो भी मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई तबियत को ठीक रखना है, चाहे 1 लाख रुपए की दवाई हो खरीदनी तो पड़ेगी, है ना। समझ पा रहे हैं? स्टोर कर लेंगे वो कुछ केसेस होंगे, तमन्ना मान लेते हैं आप इमरजेंसी के लिए 2 4 पत्ते स्टोर कर लेंगे, बट इससे ज्यादा नहीं आप स्टोर करेंगे, बिकॉज वो खराब हो जाएगी, है ना। क्या यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। इसी तरीके मान लेते हैं कि ये वाला ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि उसी प्राइस पे या तो वो ज्यादा बिकेगी या कम बिकेगी, प्राइस चेंज नहीं हो रहे तो अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे होंगे मार्केट के। ये आपको नहीं लगता सोशल स्टेटस वाली चीज है? यानी जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे पैसों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंबानी साहब जब हेलीकॉप्टर खरीदने जाते होंगे तो ये तो नहीं कहते होंगे अरे यार कोई दिखाइए बिना एलॉय व्हील वाला, बता किसी में शीशा एक ही हो साइड का, ऐसा तो नहीं होगा। यानी वो कहेंगे अरे जो सबसे बढ़िया वो दिखाओ, प्राइस तो तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ पा रहे हैं? यानी जो सोशल स्टेटस वाली चीजें, अगर आप घड़ी खरीदने जाते हैं और सोशल स्टेटस वाले रिस्पेक्ट में जाते हैं तो आप पैसों को इतना ध्यान नहीं रखेंगे, आप कहेंगे जो सबसे बढ़िया है वो दिखाओ। समझ पा रहे हैं? यानी उस केस में आप सबसे बढ़िया वाली सोच रखेंगे रादर देन कि प्राइस कितना है, प्राइस सेकेंडरी हो जाएगा आपके लिए। तो 5 तरीके के ग्राफ बनते हैं, ये पांचों तरीके के ग्राफ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इलास्टिक शब्द को समझते हो? इलास्टिक शब्द कहता है कि कितना ही खींच लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो चुगलियां होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। आज की गलती किसी ने करी और 2 महीने पहले गलती को भी इससे ही चिपका दो, 3 साल पुरानी गलती को भी इससे चिपका दो, कल जो वो करने वाला है वो भी इससे ही चिपका दो एडवांस में। यानी इलास्टिक वो होता है जो कितना भी खींच सकता है, कितना भी आगे पीछे जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके हिसाब से ये इलास्टिक है या फिर ये इलास्टिक है, क्या कहना चाहेंगे आप? राइट ग्राफ आपको दोबारा समझाता हूँ। ऊपर वाला दोनों नहीं। बताओ किसकी डिमांड इलास्टिक है? अब बताओ चलो, बहुत थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये नोट कराऊंगा मैं आपको रश्मि, आप चिंता ना करें। रेड वाला इलास्टिक है, सोच के देखो जरा, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है, आज नहीं तो कल ले लेंगे, क्या दिक्कत की बात है। भाई बचपन से हायाबूसा लेने की सोच रहे हो, अब धीरे धीरे डेटोना पे आ चुके हो, खरीदी तो हायाबूसा भी नहीं, डेटोना भी नहीं, कल कुछ और आ जाएगा तो भी चलेगा, है ना। समझ पा रहे हो? जैसे मैं बचपन से सफारी खरीदने की सोच रहा था, जब खरीदने की उम्र आई, क्षमता आई, तब तक उन्होंने वो सफारी बंद कर दी। उसके बाद इन्होंने नई सफारी कोई नया मॉडल निकाल दिया था, तब से मेरा सफारी से मन उतर गया, क्योंकि मुझे वो पुरानी वाली एक सफारी आती थी स्टॉर्म से पहले वाली, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। तो बताओ क्या अल्टीमेटली मैंने उसकी डिमांड में कंट्रीब्यूट करा? जब मैं नहीं खरीद सकता था तो वो बेच रहे थे, अब मैं खरीद सकता हूं तो वो नहीं बेच रहे, तो अल्टीमेटली डिमांड में मैंने कंट्रीब्यूट नहीं करा, वो एक इलास्टिक तरीके की डिमांड होगी। अब मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। 5 ग्राफ आपके सामने बना के दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, जो पहले आती थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसका नाम क्या था, बट जो पहले आती थी, जो मतलब सबसे पहले की सफारी थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा, चलो आओ इधर इधर आओ। ये क्वांटिटी डिमांडेड है सब केस में। अब ये मत कहना तुम लोग सब एक एक खरीद के बैठे हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा ज्ञान हो रहा है इस सफारी का। ये मत कहना सर 2 खड़ी है, बताओ ब्लैक भेजे या व्हाइट। अरे आ जाएगी, ये सब भी आ जाएगी, आप बस मेहनत करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं। सच में कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस मेहनत करके एक बार कामयाबी हासिल करें। जैसे फ्रिज की बात करता हूँ, फ्रिज कितने का आता है? अच्छा फ्रिज 30 40 50 हजार रुपए का आता है, इतना ही आता है ना। 50 हजार का मान लो, एक महीने की तनख्वाह भी से ज्यादा है, तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है, बस आप एक बार सिलेक्शन ले लो, ये सब तो बहुत से ले लो, कुछ नहीं है ये सब।
अब बात कर लेते हैं कुछ ग्राफ्स की। देखिए 5 तरीके के ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से स्क्रीन पर फोकस करना, अब बीच में बातें नहीं चाहिए। एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ और पांचवा ग्राफ। 5 ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि ये जो चीजें हैं ये लग्जूरियस आइटम वाली होनी चाहिए, ये जो चीजें हैं ये आपकी नेसेसरी आइटम्स वाली होनी चाहिए, और जो बीच वाली है नॉर्मल होंगी, यानी आलू प्याज टमाटर। आलू महंगे हो गए कोई बात नहीं, पनीर के पराठे खा लेंगे। पनीर भी महंगा हो गया कोई बात नहीं, सादे पराठे खा लेंगे, नमक डाल लेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, महसूस करा देंगे कि सिर्फ नमक का पराठा नहीं है ना, थोड़ी सी मिर्चें भी डाल देंगे लाल बची हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ये होते हैं नॉर्मल चीजें। अगर मैं इन दोनों के बीच में देखता हूं तो आपको क्या लगता है यहाँ पर समवॉट नेसेसरी लिखूं या समवॉट लग्जूरियस लिखूं? देखूं आपका दिमाग कितना काम करता है। समवॉट के आगे लग्जूरियस लिखूं या नेसेसरी लिखूं? बिल्कुल लग्जूरियस की तरफ जा रहा है नॉर्मल से, तो समवॉट लग्जूरियस होगा। ऐसे यहां पर मैं लिखूंगा समवॉट नेसेसरी। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कुछ चीजों का। क्या ये जो आखिरी वाला ग्राफ है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है? इन इलास्टिक है। ऐसे ही ये जो है परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक शब्द डिमांड के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है ना बेटा, क्योंकि देखो डिमांड की तो इलास्टिसिटी है। किसकी इलास्टिसिटी? डिमांड की। तो प्राइस से कोई मतलब नहीं है, इलास्टिसिटी देखी जा रही है प्राइस की, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है इसकी। जी हाँ, मेरे हिसाब से ये पेज आपको नोट करना चाहिए अभी नहीं, लेकिन पहले समझना चाहिए, क्योंकि समझोगे तो पेपर तक दिमाग में साथ जाएगा। ठीक है, अब सोचो जो बीच वाला है, क्या मैं इसे यूनिटरी इलास्टिक कह सकता हूँ? यूनिटरी क्यों कहूंगा ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस ये समझ लेते कि ठीक है इलास्टिक है, चलो काम चल रहा है। ठीक है, जैसे राकेश आप हैं, आप हिंदी वाले बच्चे हैं, तो जो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका मतलब होता है मांग की लोच। यानी अगर मैं इसकी आपसे बात करता हूँ तो ये जो यूनिटरी इलास्टिक है ये है इकाई लोचदार, ये जो है आपका है ये क्या है पूर्ण लोचदार, ये आपका है पूर्ण अलोचदार। इस तरीके चलता है, या बेलोचदार भी आप इसे कहते हैं, पूर्ण बेलोचदार। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम हैं परफेक्टली और यूनिटरी के, तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ज्यादा जाएगा, यानी मोर इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक। यूनिटरी जो है वन को डिनोट करता है, यूनिट वन ही तो होती है, तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये जो है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है? भाई या तो मोर इलास्टिक कह सकता हूँ या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक कह सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसे कह सकता हूँ लेस इलास्टिक, या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ये इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लग रहा है, अभी एग्जांपल्स दूंगा ना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा एकदम। यहाँ तक समझ गए? बाकी डेटा मैं 2 मिनट के बाद ऐड करूंगा। अब आप वापसी चलते हैं अपने फॉर्मूले पे, यूनिटरी का मतलब वन, फॉर्मूले पे चलते हैं। अभी इसे नोट वोट मत करना, इसे ऐसे ही लिख रहा है तो समझ लो। ईडी का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी, माइनस के साइन के साथ। अभी उसे इग्नोर कर देते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है अभी, बस मैं मेन इससे खेलना चाह रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन से। अब सोच के देखो, अगर मेरा ग्राफ ऐसा था तो बताना इसमें परसेंटेज चेंज इन पी कितना हुआ है। पी पहले भी ये था, मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। पी तो पहले भी यही था, बाद में भी है, तो क्या है जीरो हो गया, यानी इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी निकल के नहीं आएगा। देखना जरा, समथिंग अपॉन जीरो, इन्फिनिटी। इसी तरीके अगले पेज पे चलता हूं, अगर मैं इस ग्राफ की आपसे बात करता हूं तो इसका जो ईडी है वो निकल के आएगा जीरो, क्योंकि ये P1 पे भी इतना ही है और P2 पे भी इतना ही है क्यूडी। तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी जो है वो आपका जीरो आएगा, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो। इसी तरीके अगर मैं इस ग्राफ को पकड़ता हूं तो ये ग्राफ कहता है परसेंटेज चेंज इन पी और परसेंटेज चेंज इन क्यूडी जो है वो बराबर से है, यानी अगर ये 50% चेंज हुआ तो ये भी 50% चेंज होगा। तो क्या इसका ईडी वन निकल के आएगा, क्योंकि क्यूडी माइनस में होगा और वो माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बातचीत करता हूं यहाँ पर चल के, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका ईडी तो वन है मेरे दोस्त, इसका ईडी जो है वो अपना इन्फिनिटी है मेरे दोस्त, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा, और इसका ईडी जो है वो अपना जीरो है मेरे दोस्त। जिसकी इलास्टिसिटी जीरो है वही तो इन इलास्टिक है, यानी वो इलास्टिक नहीं है। जिसकी इलास्टिक बेहतरीन है वही तो परफेक्टली इलास्टिक है, और जिसकी इलास्टिसिटी वन है वही तो यूनिटरी इलास्टिक है। अब सोचो, वन से इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा तो ईडी आपके हिसाब से ग्रेटर देन वन नहीं होनी चाहिए, और वन से जीरो की तरफ जाऊंगा तो ईडी आपके हिसाब से लेस देन वन नहीं होना चाहिए। प्रूफ के तौर पे समझाता हूं एक ग्राफ पकड़ के। मान लेते हैं ग्राफ मैंने ले लिया, ऐसा सा था कुछ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो बहुत ही कम है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है कम, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ज्यादा।
जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या ग्रेटर देन 1 की वैल्यू नहीं आएगी? क्वांटिटी डिमांड में चेंज 60% हो गया, प्राइस 10 ही परसेंट चेंज हुआ था, तो 1 से ज्यादा आ गई वैल्यू। तो अगर आप इस पे चलते हो तो आप समझ पाए हो जो लेटा हुआ ग्राफ है इसका क्यूडी जो है ग्रेटर देन 1 मैंने क्यों बताया है आपको। याद करा दूंगा, चिंता मत करो, याद कराना मेरा काम है। अब सच बताऊं, इसे याद करना क्यों सिंपल है, ये तो फर्जी है, ये तो नॉर्मल है, तो इसका तो बना आएगा। अगर मैं आपको ये वाले दोनों याद करा दूं, पहला और आखिरी, तो बीच वाले दोनों भी तैयार हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे याद कर रखे हैं अपने जीवन में, क्योंकि नीड नहीं है बहुत ज्यादा डेटा दिमाग में रखने की। अब मैं आपको इन्हें याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए मुझे एक बात बताएं, ये जो ग्राफ है क्या लेटा हुआ है आराम से फुर्सत से? ये एक ग्राफ है। आपको क्या लगता है कि एक ऐसा इंसान कौन आराम से लेट सकता है जिसमें बहुत ही पैसा हो, जिसे कोई चिंता नहीं करनी, जिंदगी मस्त चल रही है, नहीं जाएंगे आज काम पे, नहीं पढ़ेंगे आज इकोनॉमिक्स, क्या फर्क पड़ता है? ये वही तो इंसान लेट सकता है जो कि बीच पे मान लेते हैं टहल रहा है आराम से, जो कह रहा है यार जिंदगी एकदम मस्त चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप चिल, यही तो चिल कर सकता है। समझ गए हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये इन्फिनिटी का साइन ही ये आराम करने वाला जीवन है। यानी अगर आप आराम से ऐसे लेटना चाहते हो तो ईडी आपका इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे? ये तो बनता ही है, वरना कैसे इंस्टाग्राम पे लोग फोटो अपनी डाल पाएंगे। ठीक है, रिपीट करूंगा, चिंता मत करो। दूसरे केस में जो ग्राफ है वो ऐसा है। क्या ये देखने में आपको NaCl जैसा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है, आपको भी लगेगा, जबरदस्ती लगेगा। यानी सीधा ऐसा डंडा था तो इससे ही मैं NaCl बना दूंगा। यानी नमक, नमक चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, खाना ही पड़ेगा सब्जी में, वरना मजा नहीं आएगा जीवन में। यानी इस केस में क्या होगा, ईडी जो है वो 0 है आपका। ठीक है, यानी बहुत ही सस्ता है, शून्य के कंपैरिजन में सस्ता है, और ये परपेंडिकुलर है यानी इनइलास्टिक है। इधर आप चलते हो तो इन्फिनिटी जितना पैसा ये खर्च कर सकते हैं, और ये ऐसे लेटा हुआ है, ये पूरे तरीके इलास्टिक है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं मेरी? अब आराम से इस पेज को मेरे कहने से आप स्टडी करें। आपको मैं आधा 1 मिनट दे रहा हूं, मैं जब तक पानी पी लेता हूं, स्क्रीन चलती रहेगी, आप आराम से ईमानदारी से हर एक एलिमेंट को पढ़ें, उसके बाद समझने की कोशिश करें। तब भी दिक्कत आए तो मुझे बताएं आपको कहां पे तकलीफ हो, क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलास्टिक इलास्टिक नहीं है, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं सोनिया, वैसे पीडीएफ में होगा, बट चाहे तो यू शुड, मेरे हिसाब से। दो वाला रिपीट, ठीक है। दो और चार रिपीट, ठीक है। नॉर्मल वाला, ठीक है। चलो, सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि पिछले 4-5 कमेंट में 5 ग्राफ का रिपीट आ चुका है, तो अब मुझे पता लग गया कि मुझे सभी कुछ रिपीट करना है, तो स्ट्रेस खत्म हो गया। अब बाकी बच्चों को मेहनत करने की नीड नहीं है। मैं एक बार आपको सारे दोबारा समझा रहा हूँ, तो ये हर बार होता है, इट इज नॉर्मल, मुझे पता है हर बार होता है, तो नथिंग टू वरी। ठीक है, आराम से सुने। अगर मैं एक ग्राफ आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है, वो ग्राफ ऐसा लेटा हुआ ग्राफ है, ठीक है, तो ये लेटा हुआ ग्राफ आपको बताना चाहता है कि प्राइस चेंज करे बिना क्वांटिटी डिमांड आपकी चेंज हो सकती है। जिस जिस बच्चे को समझने में दिक्कत है वो कृपया कमेंट ना करे, वो सुने ध्यान से। ये ग्राफ दर्शाता है कि क्वांटिटी डिमांड बिना प्राइस चेंज के हो सकती है। इसका मतलब इसका जो ईडी है वो इन्फिनिटी के बराबर है। ये चीजें वही हैं जो कि मार्केट में लग्जूरियस होती है। लग्जूरियस आइटम्स के ही केस में ये हो सकता है। यानी आईफोन आ रहा है, नहीं आ रहा, महंगा आ रहा है, सस्ता आ रहा है, प्राइस से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया चलो खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप इससे थोड़ा सा चेंज करते हैं खुद को और आप मुड़ते हैं अंदर की तरफ, मान लेते हैं आप इस तरीके मुड़ जाते हैं, तो ये जो ग्राफ है ये दर्शाता है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज और क्यूडी में बहुत सारा चेंज, थोड़ा सा प्राइस में चेंज और क्यूडी में बहुत सारा चेंज, यानी ये जो है आपका ईडी ग्रेटर देन 1 है। इसके अंदर आपकी कैसी कैसी चीजें आती हैं? इसके अंदर आपकी आती है गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर वगैरह आ सकता है, जिसका कोई डायरेक्टली नीड नहीं है, थोड़ा सा नीड है। जरा सा प्राइस बदला, आपने नोटिस भी करा होगा, गोल्ड अगर 500 रुपये महंगा हो जाता है तो ऐसी ही अफवाह हो जाती है कि सोना बड़ा महंगा हो गया, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली समवट लग्जूरियस कैटेगरी के अंदर आती है। जरूरत है और लग्जरी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों पे मिडवे में है कहीं ना कहीं। ठीक है, लग्जूरियस आइटम्स मैं आपको बता चुका हूँ, ये जैसे जैगुआर हो गई, और अपना आप कहेंगे मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, ये सब आपकी लग्जूरियस आइटम में आएगी। यानी मैं लग्जूरियस आइटम में यहाँ पर वेबलिन गुड भी लिख सकता हूँ, वेबलिन गुड्स को भी लिख सकता हूँ।
ठीक है, आगे चलते हैं जी, एक और ग्राफ को पकड़ते हैं। इसी तरीके जो है मैं और नीचे की तरफ मान लेते हैं ऐसा गया हूँ। ये जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट पे मिले, तो मैं ऐसे रैंडमली बनाया जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है एक पॉइंट पे मिले। ये जो लाइन होगी आपकी, ये भी कुछ हद तक ईडी जो है इसका आप कहेंगे ग्रेटर देन 1 होगा। अभी मैंने एग्जैक्ट 45 नहीं बनाया, ये भी कुछ हद तक नेसेसरी होंगी, कुछ हद तक लग्जूरियस होंगी। और अगर मैं 45 मान लेते, मैंने इसे 45 मान लिया, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे 45 मान रहा हूँ तो ये होगा नॉर्मल गुड। आलू, प्याज, टमाटर सस्ते हैं तो ज्यादा खरीदो, महंगे है तो मत खरीदो। गाजर महंगी है तो मत खरीदो, सस्ती है तो खरीद लो। मेहमान आ रहे तो एक अलग बात है, बट आमतौर पे हम यही करते हैं। मूली महंगी है तो मत खरीदो, सस्ती है तो ज्यादा खरीद लो। इतनी खरीद लो, पराठे में मूली के चल रहे हैं, सब्जी में मूली चल रही है, सलाद में मूली चल रही है, मूली मूली हो गई पूरे घर में। अगर महंगी है तो 2 महीने तक मूली नहीं दिखेगी घर में, है ना, ऐसे ही होता है। उसके बाद और आगे आप चलते हैं यहाँ पर, अगर आप और आगे चलते हैं जी, मान लेते हैं ये मैंने बना दिया, ये एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, मुझे शौक चढ़ा है क्योंकि, ठीक है। ये जो है आपका, ये है समवॉट नेसेसरी, समवॉट नेसेसरी। प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकते हैं आपके सीजनल फ्रूट्स। आम अगर मेरे दोस्त 100 रुपए किलो थे, तो मान लेते हैं आप महीने में या एक हफ्ते में आम लाते हैं 2 किलो। अब अगर आम जो है 10 रुपए किलो हो गए, तो आम ही आम तो खाओगे नहीं सारा दिन, तबीयत तो खराब करनी नहीं है। ऐसे तो नहीं है 50 किलो आम ले आए, घर वालों के पीछे पड़ गए, दादी के पीछे पड़ गए, अम्बी की चटनी भी बनाओ और अम्बी का ये भी करो, एक काम करो आम का चार भी डाल दो, सूखे वाला भी गीले वाला भी, है ना। फिर दादी तुम्हारे ताऊ जी को फोन कर ले कि यहाँ के बच्चे तो बहुत ही परेशान कर रहे हैं, कुछ महीने के लिए मुझे ले जाओ जब तक आम महंगे नहीं हो जाते, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यानी लिमिट तक जो है आप यहाँ पर खरीदारी करते हैं सीजनल फ्रूट्स की। सेम गोज फॉर ब्रेड, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ब्रेड आज मार्केट में है मान लेते हैं 40 रुपए की, अभी उस पेज पे चल लूंगा, तो आप ऑन एन एवरेज एक दो दिन में एक ब्रेड खरीदते हैं, तो एक दिन में आप क्या करते हैं 0.5 ब्रेड खरीदते हैं मान लो, ठीक है। अब ब्रेड अचानक सस्ती हो गई और 10 रुपए की रह गई, तो डेफिनेटली हो सकता है आप एक ब्रेड खरीद लो कि चलो एक काम करते हैं, ब्रेड के पकौड़े भी बना लेंगे और ब्रेड से कटलेट भी बना लेंगे, फेंक भी देंगे। अपने जो गब्बर है, मान लेते हैं मेरे घर पे गब्बर है, गब्बर को भी ब्रेड खिला देंगे, चाहे उसकी 4 दिन के बाद तबियत खराब हो जाए, अभी तो खिलाओ, उसका अपना खाना बंद करो, ब्रेड खिलाओ आज से उसे, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 10 ब्रेड खरीद लाओगे, ये तो यूजलेस है ना। यानी ये होंगे समवॉट नेसेसरी, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है बहुत ज्यादा भी चेंज नहीं होगी। लास्ट में आता है हमारा ये वाला ग्राफ। ये जो आपका ग्राफ है, ये है आपका पूरे तरीके नेसेसरी, जैसे कि मेडिसिन हो गई, जैसे कि और कोई एग्जांपल तो बढ़िया सा, मिर्च हो गई, सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको मिला। अब मैं इसके ऊपर नामकरण भी कर देता हूँ। ईडी जो है इसका, ईडी जो है वो इन्फिनिटी है, इसका जो ईडी है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका जो ईडी है वो इक्वल टू 1 है, इसका ईडी जो है वो आपका है लेस देन 1, और इसका जो ईडी है वो है आपका 0। समझ पाए बात को? अब आपको सारी बात समझ आ चुकी है। ये सब स्लाइड्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, अगर आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, अभी यहीं से कंटिन्यू करें, ठीक है। मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अगर ईडी इज ग्रेटर देन 1 है तो वो ऑटोमेटिकली लेस देन इन्फिनिटी है। अगर ईडी इज लेस देन 1 है तो वो ऑटोमेटिकली जो है 0 से बीच में, यानी ग्रेटर देन 0 है। ये सब तो समझ आता है ना कि लेस देन 1 है लेकिन 0 से ज्यादा है, अब ग्रेटर देन 1 है लेकिन इन्फिनिटी से कम है। ये रिलेशंस मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होंगे। भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, इससे ज्यादा कुछ हो तो तुम्हें बाजार ही लेके जाना पड़ेगा, बुध बाजार में, और तुमसे सब्जियां खरीदवानी पड़ेगी, तभी समझ पाओगे, क्योंकि सच में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज द मैक्स यार, और क्या होगा इससे ज्यादा। बहुत बढ़िया दिशा, आप सीखते चले, आगे चले दोस्तों। अच्छा है भी नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पहले सवाल पूछ लेता हूँ फिर ब्रेक दे दूंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि अभी फ्लो में हो, दिमाग में डेटा गर्म है, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार सवाल आपसे 2 4 5 पूछ लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एक्सप्रेस्ड, ये कुछ प्रीवियस ईयर बना रहा हूँ आपके लिए, बाय फॉर्मूला 1 इज ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन 0, इनमें से कौन सा होगा? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। मैंने सवाल की भाषा बदल दी आपके लिए। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब जो है, तो बताओ क्या है?
यानी जो रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, मैंने स्टेटमेंट बदल दिया आपके लिए। आंसर बेटा इसका ये होगा। मान लेते हैं ई जो है वो 0.4 है, तो बताओ ये किस कैटेगरी में लाया करता है? ये आपका लाया करता है लेस देन 0 वाली कैटेगरी में। कहाँ गया जी हमारा लेस देन 1 वाली कैटेगरी में? ये रहा। ये लेस इलास्टिक है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ? रिलेटिवली इनइलास्टिक। थोड़ा सोचिए, नन्हे मुन्ने प्यारे से दिमाग पे लोड डालिए। यानी अगर आप नोटिस करते हैं तो यूनिटरी से कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं सॉल्ट का जो केस है उसका ईडी कितना होगा? पेपर के कुछ सवाल बना देता हूं। सॉल्ट का केस कितना होगा? ईडी होगा 0। ठीक है, अब ऑप्शन में 1 भी देगा, 1 से आपको बच के रहना है। डैश हैज इलास्टिक डिमांड। ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका मान लेते हैं फूड, और ऑप्शन नंबर डी जो है या 4 जो है वो है आपका राइस। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहता है, बेस्ट। देखो बेटा मेडिसिन के बिना तो नहीं रह पाओगे। जो भी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं आपको गलत फहमी है कि आप मेडिसिन के बिना रह सकते हो। अगर डिमांड हुई तो इलास्टिक नहीं होगी, इन इलास्टिक होगी। अगर डिमांड हुई तो इन इलास्टिक होगी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी नहीं रह सकते, मान जाओ बात को। इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है, फूड भी बहुत जरूरी है, बट राइस के बिना रह सकते हो। पता है क्यों? व्हीट है अपने पास, और बाजरा है अपने पास, ज्वार है अपने पास, काफी कुछ है। चावल के बिना बहुत लोग रहते हैं, सच में रहते हैं। जिन जिन इलाकों में चावल नहीं होता वो गेहूं खाते हैं, गेहूं नहीं तो बाजरा खाते हैं, बाजरा नहीं तो ज्वार की रोटी। दुनिया भर की रोटियां होती है। जैसे महाराष्ट्र में आप जाओगे तो वहाँ बाजरे की रोटी बहुत फेमस है ना। अलग अलग चीजें हैं, कई लोग चावल नहीं खाते पूरे तरीके, कई लोग चावल डेली खाते हैं। तो यहाँ पर इसकी इलास्टिक डिमांड है, समझ गए? आगे चलते हैं। इसी तरीके अगर मैं आपसे मान लेते हैं बात करता हूँ सन, तो सन की डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब एक और सवाल बनाता हूँ। ऑप्शंस हैं रिलेटिवली इलास्टिक, अभी क्वेश्चन लिखूंगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। सवाल है हॉरिजॉन्टल कर्व डिनोट्स रिलेटिवली, तो वाले तो देखो वैसे ही गलत है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो रिलेटिवली से तो कोई मतलब नहीं है, तो फर्जी है। ये तो 4 ऑप्शन बनाने वाली बात है एजुकेटर के द्वारा। अब हॉरिजॉन्टल कर्व है तो इसकी डिमांड कैसी होगी? परफेक्टली इलास्टिक होगी। आज नहीं तो कल ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेटी हुई लाइन है, लग्जूरियस गुड्स के लिए होंगी। अब एक मुश्किल सवाल बनाता हूँ। सन परफेक्टली इन इलास्टिक होगा? जी हाँ, सन परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। फॉर इंफीरियर गुड्स डिमांड फॉल्स व्हेन, ऑप्शन नंबर ए प्राइस राइजेस, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिक्रीजेस, तीसरा है इनकम राइजेस, इनकम डिक्रीजेस। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई भी आंसर दे रहे हैं, आप एक पापी इंसान है, क्योंकि आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया था कि ये गिवन गुड्स से जुड़े होंगे। इंफीरियर के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है इनकम वाले ऑप्शन पे। अगर इनकम वाले ऑप्शन है ही नहीं तो मजबूरी में प्राइस वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी ऐसा अभी तक एसएससी ने नहीं करा है, आगे भी नहीं करेगा। डिमांड तब कब होगी? जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। सोच के देखो, अरे भाई मेरी कमाई बढ़ गई तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कोशिश करूंगा ऑलिव ऑयल खिलाऊं अपने परिवार को, सस्ता तेल वाला खाना ना खिलाऊं, बर्गर जो है अच्छी जगह से खिलाऊं, है ना, सस्ता वाला बर्गर ना खिलाऊं। अब मेरी इनकम जब नहीं थी, जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, 5 रुपए का बर्गर आता था वो खाता था मैं, 7 रुपए के बर्गर में डबल टिक्की होती थी वो खाता था मैं। तब इनकम नहीं थी। अब जो है मेरी इनकम हो चुकी है तो मैं चाहूंगा कि अपने परिवार को अच्छी जगह खाना खिलाऊं, क्योंकि अब जो है मेरी इनकम हो गई है और अब मैं इंफीरियर गुड से बच के रहना चाहूंगा। ठीक है जी, समझ पाए बात को? आगे चलते हैं। एक और सवाल। आपको पता है सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी है और एयर है आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, फ्री गुड्स या नॉर्मल गुड्स? फ्री गुड्स इसका आंसर होगा, क्योंकि ये आपको खरीदने नहीं पड़ते। आपने नॉर्मल गुड्स के क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा था कि डिमांड डज चेंज व्हेन प्राइस चेंज। हो सकता है ऐसा कोई सवाल बिल्कुल पूछा हो। बेटा दिशा मुझे बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। आप वेट करें, ठीक है। इस समय आप एक ड्यूटी पे, एवरीथिंग एल्स कैन वेट, ठीक है। 2 मिनट रुकिए प्लीज। सी वाटर एयर आर एग्जांपल्स ऑफ क्या? आप जा सकते हैं, अगर सच में इतना मसला टाइट है तो आप जा सकते हैं, आप आराम से आ जाएं वापसी थोड़ी देर के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं अपने हिसाब से देखिए ब्रेक दूंगा, है ना। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। जब तक टॉपिक पूरा नहीं होगा मैं ऐसे कैसे ब्रेक दे दूँ?
आगे चले, कुछ और सवाल पूछूं आपसे, आगे चलते हैं। इफ प्राइस ऑफ, आप हो क्या है दिशा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ब्रेक वैसे भी मैं 1-2 मिनट में दूंगा, एक आध सवाल और पूछ रहा हूँ। इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स, डिमांड, अरे मेरे नेताओं इधर आ जाओ और सवाल के आंसर दे दो, पॉलिटी की क्लास नहीं है, कुछ नहीं रखा बेटे इन बातों में। इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। 5-7 सवाल कराऊंगा तभी ब्रेक दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चाय का दाम घटेगा तो कॉफी कोई नहीं पिएगा। आगे चलते हैं। ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, लिख दो यार लिख दो, मुझसे क्यों इतनी मेहनत करा रहे हो, इतना अच्छा इंसान हूं मैं फिर भी मुझसे इतनी मेहनत करा रहे हो। आंसर होगा इसका, बताओ, जॉइंट डिमांड कह सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंडेंट है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कह सकते हैं। यहां तक आपको सारी बात समझ आ चुकी है ईमानदारी से? ये टॉपिक विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी इससे पूछे गए हैं वो मैंने आपको पूरा तैयार करा दिया है। अब आपके साथ मैं 1 मिनट के बाद मुलाकात करूंगा, ठीक है? और सेशन में आप लोग कृपया बने रहिए। आपकी चैट में ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी? आपका ब्रेक मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, दिस इज अ 1 मिनट ब्रेक, आप सेशन में बने रहें, ठीक है? और आपसे 1 मिनट में मैं मुलाकात कर रहा हूँ। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलिए चलते हैं आगे, कहानी को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके इकोनॉमिक्स का पूरा करा दिया है, अभी सेकंड ही सेशन है, लेकिन आपने अभी मान के चलिए 20-30% जो इकोनॉमिक्स के सवाल है उन्हें टैकल करने के लिए आप तैयार हैं। अब एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से समझ आपको आ जाएगा, जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में हम समझेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। गुड्स के अंदर 2 तरीके के गुड्स होते हैं। पहला होता है फाइनल गुड, वैसे तो सबको पता होता है बट क्योंकि थ्योरी कोर्स है तो बताना जरूरी है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि बेसिकली लिए जाते हैं यूज्ड फॉर कंजम्पशन, जिन्हें आप कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बाजार से संतरा खरीद के लाए हैं, तो संतरा आप इसलिए खरीद के लाए हैं क्योंकि आपको जो है उसका उसे खाना है। या मान लेते हैं आप बाजार से सोफा खरीद के लाए हैं, तो वो आपने यूज कर लिया, अब आपको उस पर बैठना है। या बेड लाए हैं, फोन लाए हैं, ये सब आपके फाइनल गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि खरीदे जाते हैं फॉर फर्दर यूज, बॉट फॉर फर्दर यूज। इंटरमीडियरी का मतलब ये है कि आप बेसिकली उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वुड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब जो आपके हैं। यानी फाइनल गुड्स की जो डिमांड है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डिमांड, बाजार में जब कोई इंसान जाता है तो सीधा मांगता है कि अरे भैया मुझे फ्रूटी दे दो, ठंडी फ्रूटी दे दो। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो डेराइव्ड डिमांड होती है, क्योंकि भैया से मैंने फ्रूटी मांगी थी तो भैया ने कंपनी वालों को कहा होगा, और कंपनी वालों ने क्या करा होगा, आम खरीदा होगा, या आम जैसा कोई केमिकल खरीदा होगा, ईथर वगैरह खरीदा होगा, तो वो एक डेराइव्ड डिमांड हो जाएगी। दोनों में आप फर्क समझ पाए। डेराइव्ड डिमांड का मतलब है डिमांड फॉर ए क्रिएट्स डिमांड फॉर बी, क्योंकि ए को मांगा जा रहा है तो बदले में बी को खरीदना पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई नई कॉलोनी आपके घर के आसपास बनेगी, तो वहां पर अचानक ही डिमांड बढ़ जाती है वर्कर्स की, लेबरर्स की, एम्प्लॉइज की, दुनिया भर के लोगों की, क्योंकि वहां पर क्या एक नई कंपनी बनने जा रही है। क्योंकि वहां पे घरों की डिमांड बढ़ गई है तो वहां पे लेबर की भी डिमांड अचानक बढ़ जाएगी। तो घरों की डिमांड एक डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन लेबर की जो डिमांड है वो डेराइव्ड डिमांड है। समझ गए जी? अब क्या कोई ऐसा सामान हो सकता है जो फाइनल गुड भी हो और इंटरमीडिएट गुड भी हो? जी हाँ, बहुत सारे सामान ऐसे हो सकते हैं। जैसे संतरे का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वही संतरा अगर मैं बाजार से खुद खाने के लिए लेके आया हूँ तो वो फाइनल गुड है। लेकिन वही संतरा अगर किसी प्रोड्यूसर ने खरीदा है, उससे जो है मान लेते हैं उसे मिनट मेड पल्प बनाना है या उसे कोई जूस बनाना है, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। समझ पा रहे हैं क्या फर्क है? अगर मैं एक फ्रिज खरीद के लाया हूँ अपने घर के लिए, तो मेरे घर के लिए वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर मैं फ्रिज खरीदता हूँ अपनी मेडिसिन की शॉप के लिए, फार्मेसी के लिए, क्योंकि उसमें मुझे दवाइयां रखनी है कि वो खराब ना हो, तो एक इंटरमीडिएट गुड है। बिकॉज मुझे एक्चुअली फ्रिज की वहां पे नीड नहीं थी, वो तो मैं वैसे मेडिसिन बेचता हूँ तो मुझे इनडायरेक्टली उसे खरीदना पड़ा जिससे कि मेडिसिन खराब ना हो, तो वो एक तरीके की डायरेक्ट डिमांड हो गई, वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। यानी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो चीज जो है इंटरमीडिएट गुड होगा या फिर आप कहेंगे फाइनल गुड होगा। क्या फर्क आप समझ गए? डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब आते हैं जी अपने प्यारे टॉपिक पे, यूटिलिटी। यूटिलिटी, भले ही आप हिंदी मीडियम के हैं या अंग्रेजी मीडियम के हैं, मैं उम्मीद करता हूँ यूटिलिटी का मतलब आपको पता होगा। ऐसी उम्मीद मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपका अंग्रेजी का भी सेक्शन आता है पेपर में, ठीक है? यूटिलिटी का मतलब है मेरे को किस चीज का कितना यूज है, मेरे जीवन में किस चीज का कितना यूज है। जैसे इस समय आपके जीवन में अगले महीने पेपर है, तो इस सेशन की यूटिलिटी थोड़ी ज्यादा है।
आज से 6 महीने पहले जब मैंने सेम कोर्स दिया होगा, उस समय यूटिलिटी थोड़ी कम थी क्योंकि उस समय सर पे पेपर नहीं था। एक समझाने वाली बात है बस, ठीक है? इसी तरीके आप मान लेते हैं गर्मियों में बाजार में जाते हैं, तो गर्मियों में आपको बाजार में स्वेटर बेचने वाले भैया दिखते हैं, तो क्या स्वेटर की यूटिलिटी आपके लिए कोई ज़्यादा है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ सर्दियों में आप जाते हैं, बहुत ठंड हो रही है और वो कह रहा है स्वेटर लोगे? एक बार तो मन में आएगा, देख लेता हूँ अगर सही दाम पड़ जाएगा तो। यानी वहाँ पे उसकी यूटिलिटी जो है थोड़ी-सी ज़्यादा है। यानी यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है वो है वांट्स सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। ये वांट्स का मतलब क्या है? यानी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता जो है वही किसी चीज़ की यूटिलिटी है। आप मुझे बताएँ अगर सेम मौसम में 2 स्वेटर बिक रहे हैं बिल्कुल एक जैसे या ऐसा समझो अगर इस समय का ही मौसम है और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल यहाँ रखी है और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल यहाँ रखी है। ये पेप्सी 1 है, पेप्सी 2 है। ये भी पेप्सी 1 है, सेम बॉटल्स हैं। तो क्या दोनों की यूटिलिटी आपके लिए सेम होगी या कैसे चलेगा? दोनों की सेम होगी। मैं आपको समझाता हूँ। आंसर इज़ नॉट सेम। यही इसी बात के तो पैसे हैं भैया, आराम से समझो, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं हमेशा वाला एग्ज़ाम्पल दूँगा, वो सही एग्ज़ाम्पल फिट होता है। देखो, मान लेते हैं आप पीजी में रहते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है? अचानक आपको जो है प्यास लग गई रात को ढाई 3 बजे, गर्मी का मौसम है। आप अचानक खाँसते हुए उठे, आप पानी की तलाश कर रहे हैं, लाइट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पीजी है तो वहाँ पर इन्वर्टर भी नहीं है, लाइट जा चुकी है। अब जैसे-तैसे रसोई तक पहुँचे, रसोई आपके कमरे में ही दूसरे कोने में है बाय द वे बिकॉज़ ये पीजी है। अब वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पर आपने देखा एक घड़ा रखा हुआ है, घड़े के अंदर आपने झाँका, उसके अंदर पानी था। अब पानी आप निकालने लगे तो आपने 1 ग्लास जैसे-तैसे भरा और इसे आपने पी लिया। तो क्या ये अमृत जैसा महसूस नहीं होगा? आहा! मज़ा आ गया, जीवन सफल हो गया। यानी मान लेते हैं वहाँ पर क्या हुआ, अब इसको थोड़ा-सा और क्रिएटिव बनाते हैं। आप प्यासे थे, आपके घड़े में वहाँ पे पानी नहीं था, अब आप तलाशने उठे, बाहर गए, बाहर छत थी क्योंकि छत पे रह रहे हैं, एक सिंगल पीजी ग्राउंड फ्लोर पे तो मिलेगा नहीं। तो वहाँ आप छत पे गए, एकदम आप प्यासे हैं और सामने आपने देखा तो 24 दिसंबर की रात थी और सेंटा भाई आके बस आपकी छत पे सामान रखने ही जा रहे थे। वो अखबार देने आते हैं और कुछ नहीं, मान लेते हैं तो सुबह 5:30 बजे की बात है, लेकिन आप नींद में आप नहीं समझ पा रहे कौन है। वो अखबार जैसे ही वो रखने वाले थे, उन्होंने देखा बहुत ही प्यासे। उन्होंने कहा, "हो, लो बेटा, पानी पी लो।" ठीक है? अब आपने क्या करा एकदम ना पूछा तुम कौन, ना पूछा कौन क्या, फटाफट आपने इस पानी को पी लिया। तो क्या आपको बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा? अब आप अभी भी प्यासे हैं। अब उन्होंने एक दूसरा ग्लास दिया कि हो, लो बेटा, पानी पी लो। अब मुझे बताओ क्या दूसरे ग्लास में मज़ा तो आएगा लेकिन उतना तो नहीं आएगा। ये तो आप मानो भई सेकंड ग्लास में ठीक है चलो काम चल गया। अब वो ज़िद पे अड़ गए, हो, तुम पानी पी लो, ज़िद है उनकी। तो सोचो ये जो तीसरा ग्लास है इसकी यूटिलिटी बहुत ही कम नहीं होगा, नहीं पीना है, ज़बरदस्ती है क्या? अब चौथे गिलास समझ गए, अब तो आप पूरा ट्रिक समझ ही गए हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली विद टाइम, विद एवरी इनपुट द यूटिलिटी डिक्रीजेस। यानी जो पहला प्रोडक्ट था इसकी यूटिलिटी मैक्सिमम थी। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसी को किताब कहती है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। बस मैंने इसे उस किताबी भाषा में नहीं समझाया, वरना उस तरीके से समझाता तो कोई फायदा ना होता इस बैच का। इसकी यूटिलिटी होगी मैक्सिमम, जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये होगी डिक्रीजिंग यूटिलिटी। जो कॉमर्स से पढ़े हुए हैं वो याद करें, स्कूल में उन्हें टॉपिक किस तरीके पढ़ाया गया था, तब वो शायद समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस इन क्लासेस की। डिक्रीजिंग यूटिलिटी होगी नीचे की तरफ। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला। अब अगर मैं कहता हूँ टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो क्या सिंपली मैं इसकी सबकी जोड़ दूं? भाई इससे मुझे 10 मजा आया, इससे 3 आया तो 13 हो गई, इससे 2 आया तो 15 हो गई, इससे 1 आया तो 16 हो गई। ये तो टोटल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं कहूंगा तीसरे की बताओ, तो तीसरे की यूटिलिटी बता दो। ठीक है? अगर कोई दूसरे की ही करे तो आप कहेंगे दूसरे की बता दो, क्या दिक्कत है? तो अब डेफिनेशंस लिख देता हूँ। देखिए टोटल यूटिलिटी को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो ये होगा सम टोटल टोटल ऑफ ऑल यूटिलिटी derived from the consumption of any commodity। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी। सम और टोटल एक साथ नहीं आते, सम और टोटल आ भी जाते हैं कुछ केस में, ऐसा कुछ नहीं है, लगा सकते हैं एक साथ। ग्रामरली पे चेक करेंगे तो शायद वो मना कर दे, बट मतलब मैं तो लगाऊंगा, मेरी जिद है। अब तो मैं लगा दिया, अब तो बस हमारी गाड़ी लग गई है यहाँ पे, अब नहीं हटेगी ये गाड़ी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? सम टोटल, दोबारा बोलता हूँ, सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज derived from the consumption of any commodities।
कमोडिटी समझ गए यहाँ तक बात। अगर मैं ऑन दी अदर हैंड आपको डिफाइन करता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर मैं आपके लिए डिफाइन करता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी। अरे मत लगाना, मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, कोई सा भी एक लगा लेना, कोई स्ट्रेस की बात नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता हूँ, ऐसा ही होता है क्योंकि आज तक मार्जिनल यूटिलिटी ये होता है हमारा क्या, एडिशनल यूटिलिटी, यूटिलिटी derived from the additional। अब ये डेफिनेशंस आपको फर्जी लग रही होंगी, इसलिए मैं पहले समझाता हूँ फिर डेफिनेशन लिखता हूँ, सब फालतू बातें, कोई यूज नहीं है इनका। ऑफ एडिशनल कमोडिटीज, क्या डेफिनेशन बनाते हैं यार, कमोडिटी भारी शब्द कह दिए बस डेफिनेशन बनाने के लिए। देखिए आराम से समझो, एडिशनल यूटिलिटी derived from the additional consumption of additional commodity। यहाँ पर भी कायदे से ये एडिशनल नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, आप इसे नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of additional commodity। मुद्दे की बात पे फोकस करिए, कृपया फोकस करिए, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर MU से, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे TU से। अगर मैं मान लेते हैं इन 4-5 क्लासेस की बात करता हूँ, तो मान लेते हैं क्वांटिटी कंज्यूम्ड की बात करता हूँ, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी की बात करता हूँ और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता हूँ। जब मैं पहली आइटम कंज्यूम करूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 थी, तो टोटल भी 5 ही होगी अभी तक जो मेरी बॉडी के अंदर यूटिलिटी गई। दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद इसकी मान लेते हैं 3 थी, तो टोटल 8 हो जाएगी। तीसरी को कंज्यूम करने के बाद उसकी मान लेते हैं 1.5 थी, तो यहाँ पर अपनी हो गई 9.5। चौथी को कंज्यूम करने के बाद 1 थी, तो ये हो जाएगी 10.5। और पांचवी को कंज्यूम करने के बाद मान लेते हैं आधी थी, तो हो जाएगी 11। इसी तरीके अपना चलता रहेगा, ठीक है। यही सीक्वेंस आपका कहीं तक भी जा सकता है। आप टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ के निकालते हैं, यानी 5+3, 5+3 + 1.5, 5+3 + 1.5 + 1, 5+3 + 1 + 1 + आधा, इस तरीके निकालते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे निकलवाना चाहूँ मार्जिनल यूटिलिटीज डेटा से, तो वो कैसे निकाल सकते हो मेरे दोस्त। यहाँ पर तो सेम लिख दोगे 5, क्योंकि पहले 0 थी अब 5 है, हाइपोथेटिकली 5 - 0। ऐसे यहाँ पर मैं 8 - 5 3 लिख सकता हूँ। 9.5 - 8, यहाँ पर कितनी लिख सकता हूँ, 1.5 लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर माइनस करूंगा 1, यहाँ पे माइनस करूंगा आधा। क्या मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो सकती है, आंसर इज यस। क्या मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो सकती है, ये बताओ, चलो तो मानो। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, सब कुछ हो सकता है। मैं आपको भी रीजन के साथ समझाऊंगा, लिख देता हूं। देखिए एक पॉइंट आएगा कि आप पानी जबरदस्ती पी रहे हैं, आप इसी डायग्राम पे चले, आपके लिए एक पॉइंट होगा जब इसकी यूटिलिटी 0 होगी। अब जबरदस्ती सेंटा भाई ने आपको पकड़ रखा है गर्दन से, कह रहे हो जबरदस्ती पी लो, तो मजबूरी में पी रहे हो तो निगेटिव है ना, यानी उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको भूख लगी है और आपकी मम्मी ने आपके लिए पहली रोटी बनाई, तो मजा आ जाएगा। दूसरी रोटी आने से पहले वो खत्म हो जाएगी। आपने कहा मम्मी खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी। दूसरी रोटी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, एक पॉइंट तो आएगा जब इरिटेट हो जाओ। अगर तब जबरदस्ती आपको रोटी खिलाई जाएगी, तो उस पॉइंट को निगेटिव यूटिलिटी नहीं है आपके लिए। मेडिसिन अगर एक खाओगे क्रोसिन तो पॉजिटिव यूटिलिटी है, लेकिन अगर 3 खाओगे तो बाकी दोनों तो निगेटिव है, भाई वो तो उल्टा नुकसान कर रही है आपकी बॉडी को। अभी प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा निगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये तो कॉमन लाइफ एग्जांपल्स है। एक्चुअली क्या यहाँ पर होता है बिजनेस में, फैक्ट्रीज के अंदर कब निगेटिव हो जाती है, ये सब भी समझाया जाएगा, चिंता ना करें। बस ये बताएं मार्जिनल यूटिलिटी को अगर मुझे निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी चीज की, मान लेते हैं nth आइटम की निकालनी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ वहां तक की टोटल यूटिलिटी ले लो और उसमें से उससे एक पहले वाली को हटा दो। दिशा समझाऊंगा, चिंता ना करें भाई मेरे। अगर मुझे पांचवी आइटम की निकालनी है, सुनो ध्यान से, पांचवी आइटम की निकालनी है, तो 5 तक की ले लो सारी और पहली 4 की हटा दो उसमें से, आ गई पांचवी की। यानी अगर इस क्लास में मान लेते हैं सब बच्चों का जो स्कोर का टोटल है वो 500 है, और एक नया बच्चा भी आया, अब हो गया 502, तो 502 में से 500 को घटाओ तो उस बच्चे का स्कोर आ गया। यही तो लॉजिक है, और क्या है। अब एक दो डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनल में यही होता है कि टोटल माइनस एक कम का टोटल। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिलेशन की बिटवीन टीयू एंड एमयू। बहुत बढ़िया, आप सीख पा रहे हैं। टीयू एंड एमयू, तू और मुंह में क्या रिलेशन है, ये समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। पहले ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर तो होगी क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वॉटेवर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये होगा आपका टीयू और एमयू दोनों का ग्राफ। स्लाइड अभी आपको दिखा दूंगा, पहले आप कृपया इसे समझ लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में पॉजिटिव होगी, ये बात तो तय है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, और उसके अंदर मुझे वर्कर्स की नीड है।
तो क्या जो शुरुआती वर्कर्स मेरे पास होंगे उनकी डेफिनेटली यूटिलिटी मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, बिकॉज अब मुझे पता है कि यार ये आएंगे फटाफट काम करेंगे। हर मशीन पे जो है मान लेते हैं हर मशीन पे 3 लोगों की नीड है। एक माल बनाएगा जिसे हम मान लेते हैं कहते हैं प्रेसमैन, एक दूसरा सपोर्ट करेगा मान लेते हैं फोरमैन, और एक तीसरा हेल्पर हो गया, ठीक। अब क्योंकि मान लेते हैं प्रोडक्शन ज्यादा है तो कोई अगर चौथा भी वहां पर आके काम करने लगेगा तो भले वो चौथा उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो करेगा। भाई वो प्रेसमैन को कहेगा कि चलो एक काम करो फटाफट से, वो आपको रॉ मटेरियल पकड़ाता रहेगा, या मान लेते हैं कोई प्रेसमैन को किसी चाबी पाने की जरूरत है वो पकड़ा देगा, या जो सामान है जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे इकट्ठा करके साइड में रख देगा। भले ही बहुत सारा काम नहीं करेगा बट कुछ तो करेगा, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम होगी लेकिन होगी तो पॉजिटिव। एक तीसरा भी रख लिया मैंने, वो भी कुछ तो काम करेगा, लेकिन तीसरे के बाद जब चौथा आएगा वो तो मुझे ऐसा महसूस होगा जबरदस्ती रखा हुआ है, बताओ यार बतिया रहा है बस बैठ के सारा दिन, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं समझ आ रहा। लेकिन चलो ठीक है, क्या पता कल काम आएगा तो ये कुछ ना कुछ काम कर देगा, कल देखते हैं, क्या पता कल कुछ ज्यादा ऑर्डर आ जाए, बड़ा ऑर्डर आ जाए मेरे पास। जो इसके बाद वाला रखूंगा वो तो निगेटिव हो गया ना, जगह घेरने वाली बात हो गई। जैसे आपके घर में 3 सीटर मान लेते हैं 5 सीटर सोफे की जगह है, तो 3 सीटर 5 सीटर तक तो बढ़िया है, 7 सीटर भी घुसा लोगे कि मेहमान आएंगे तो देख लेंगे। अब मैं तुम्हारे घर 50 सीटर सोफा भेज दूं, रसोई में भी सोफा है, रसोई पे खड़े होकर सोफे के ऊपर खड़े होकर रोटियां बन रही है ना, बेड के ऊपर सोफा रखा है, टीवी के ठीक नीचे सोफा रखा है, अलमीरा के ऊपर एक छोटा सा सोफा की पप्पी पड़ी हुई है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना। बेसिकली वो एक टाइम के बाद एमयू निगेटिव चला जाएगा, है ना। एक तो इमेजिन करने लगते हो तुम लोग, यू आर वेलकम, मैं ही कराता हूँ, क्या करूँ, अपने बारे में करूँगा, करनी पड़ती तारीफ, तुम लोग तो करते नहीं। यानी ये जो ग्राफ है आपका नीचे की तरफ जा रहा है, समझ पा रहे हैं बात को पूरे तरीके। यानी एमयू का ग्राफ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? सीनियर 18, 19, 20 तीनों में सवाल पूछा गया, 21 में भी पूछा गया होगा, आंसर की आने के बाद फाइनलाइज कर पाऊंगा। अगर टोटल की बात करता हूं तो क्या पहले पॉइंट पे टोटल इतना ही होगा जितना है? नहीं आया दोबारा समझाएंगे, चिंता ना कर। अगर दूसरे पॉइंट पे देखोगे तो क्या टोटल ये वाला और ये वाला ऐड करके कुछ यहां पर पहुंच जाएगा? अच्छा हो सकता है इस बार ना आए हो, बाकी क्या पता किसी और शिफ्ट में आए, हो सकता है ना भी आए हो, ऐसा कुछ बहुत जरूरी भी नहीं है। अगर आप तीसरे को देखते हो तो कम ऐड होगा लेकिन कुछ तो ऊपर जाएगा, चौथे में कुछ तो ऊपर जाएगा, पांचवे में मैक्सिमम पे होगा। सोचो जरा क्यों? क्योंकि इसके बाद निगेटिव जाना है, उसके बाद हल्का सा कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा। कृपया आपस में बातें ना करें, ये आप ग्राफ को समझ पा रहे हैं? अब मैं कुछ डेटा आपको बताना चाहता हूँ जहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। वो डेटा क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूँ एमयू जो है वो पॉजिटिव है तो टीयू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये पेपर के सवाल है, यहां से पूछा जाता है, बाकी ग्राफ तो सिर्फ समझने के लिए। अगर एमयू जो है वो आपका जीरो है तो टीयू जो है वो आपका कांस्टेंट है और मैक्सिमम। कांस्टेंट नहीं पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। अगर एमयू आपका निगेटिव है तो टीयू जो है वो आपका डिक्रीज होगा। ये रट लेना, प्रिंट कर लेना दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब सवाल ये बनता है क्या टीयू निगेटिव जा सकता है? थ्योरेटिकली यस, व्हाई नॉट, क्योंकि टीयू अपने आप में क्या है, सिर्फ आपका एमयू का सम है। तो अगर एमयू बहुत ही निगेटिव चला गया तो टीयू भी एक पॉइंट पे निगेटिव जाएगा। बट प्रैक्टिकली क्या जाता है? आंसर इज नो। बिजनेस को जैसे ही महसूस होता है कि एमयू निगेटिव हो गया तो बिजनेस बाकी लोगों को फायर कर देता है, बिजनेस ऐसे ही चलता है। यानी कोई सा भी बिजनेस अपने टीयू को मैक्सिमम रखना चाहता है इस पॉइंट पे, अगर उसे कोई भी ऐसा दिखता है जिसका एमयू निगेटिव है तो उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये राइट कॉल होगा। क्या यहाँ तक आप बातों को समझ पा रहे हैं? वापस ऊपर थ्योरेटिकली जा सकता है तमन्ना, बट लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एमयू हमेशा नीचे जाएगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ वो कभी भी वापसी ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल शिवा, क्या यहाँ तक आप बातों को समझ पाए हैं मेरी? क्या मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच पाई हैं? एमयू जीरो वाला नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, तनु सीखते चले। मैं काम करता हूँ, एक छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखवाने वाला हूँ जो पेपर डायरेक्टली पूछता है, वो आपकी डेफिनेशन है लॉ ऑफ जीरो के केस में मैक्सिमम नहीं आया, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, चिंता ना करें। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान रखना। यूटिलिटी एज वी, स्लाइड अभी आपको दिखा देता हूँ, गो ऑन कंज्यूमिंग more and more of a सिंगल कमोडिटी, सिंगल की जगह ऑफ द सेम भी लिख सकते हो, यानी वही कमोडिटी। अब कोई बच्चा कहेगा अरे सर आज कमोडिटी लगा दिया तो सिंगल का क्या काम है, मैं फिर भी लगाऊंगा, कर लो तुम क्या करोगे। द मार्जिनल यूटिलिटी
दिशा मैं आपको नहीं कह रहा बेटा, किसी बच्चे की तरफ मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, मैं तो एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा, आप ना सोचे कुछ, आपकी बात नहीं हो रही। द मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊँ जिसमें आपका आउटपुट मैक्सिमम आए। ये मैं आपको हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में ये चीज़ फेस करी है कि टीचर्स बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते हैं बच्चों से, और बच्चे की प्रॉब्लम कभी टीचर तक पहुँच ही नहीं पाती। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि आपको कम्फर्ट महसूस हो क्लास में। तो वो कम्फर्ट के लिए इतनी बातें मैं साथ में करता हूँ। बाकी तो देखिए कंटेंट आपका मेंटेन्ड है जब तक, तब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या इस बात को आप समझ पाएँ? एज़ वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। चलें जी आगे। हाँ, बिल्कुल दिशा, बिल्कुल। चलें आगे। पिछले डायग्राम को आप अच्छे से समझें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, एक प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? चलें आगे। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, और वो जो है इस क्लास का आखिरी एग्ज़ाम्पल होगा, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूँगा। हुँ। अरे यार! तुम लोग भी यार बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग बालक हो। पढ़ लो बेटे, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। देखो, फ़ोकस करो। अब एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। हुँ। आधा मिनट आपका चाहिए होगा इस फैंसी काम के लिए। कृपया पेशेंस बनाए रखिएगा। चलिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी? अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर एमयू और टीयू लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है। कृपया फोकस करें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको फ्री कर दूँगा, ठीक है? नोट आप आराम से कर लेना, पीडीएफ से भी आप कर सकते हो रश्मि। क्योंकि देखिए डेटा समझने वाला बेटा ज़्यादा है ना, तो समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। पीडीएफ आप डाउनलोड करके आराम से नोट कर लेना, ठीक है? और कल से एक काम करेंगे, किसी पेज को आपको स्पेसिफिकली नोट करना है, तो आप उसी समय जो है मुझे बता देना, मैं आपको टाइम दे दूँगा नोट करने का। अब मान लेते हैं जी, यहाँ पर एक मैं एमयू का ग्राफ आपके लिए बना रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो क्या एमयू मैं इससे डिनोट कर सकता हूँ? यहाँ पर ऐसे और भी नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, और आगे भी जा सकता है, ठीक है? अब सोचिए इसकी जो वैल्यू है वो मान लेते हैं है 10, अगले वाले की 5 है, अगले या इसकी मान लेते हैं वैल्यू है 10, इसकी 8 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, और इसकी 0 है, उसके बाद माइनस का 2 है, उसके बाद माइनस का 4 है, ठीक है? अब अगर मैं टोटल यूटिलिटी बनाता हूँ, तो क्या पहले पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी आपकी यहीं पे होगी? ब्लैक से बनाता हूँ जिससे आप समझ पाएँ। दूसरे नंबर पे जो टोटल यूटिलिटी है वो आपकी कितनी होगी? वो आपकी होगी 18। तो 18 आपकी काफ़ी ऊपर की तरफ होगी। मैं बॉक्सेस को काउंट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट टू स्केल। इतना समय अपने पास नहीं है कि हम खराब करें डब्बों को गिन के, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश है। यानी इसमें एक तगड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। अगले वाले में क्योंकि 6 ऐड हुआ है, तो ये जंप हल्का-सा कम होगा। इससे कम मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए। उससे अगला जंप और कम होगा, और कम मान लीजिए। उससे अगला जंप और कम होगा, और कम मान लीजिए, और एक पॉइंट आएगा जब ये मैक्सिमम पे होगा। इसके बाद क्योंकि नेगेटिव गया है तो हल्का डाउन आएगा। उसके बाद माइनस का 4 है तो और डाउन आएगा। माइनस का 6 है तो और डाउन आएगा। यानी ये कर्व कुछ इस तरीके का बनता है, और इसे हम इन्वर्टेड यू कर्व बोलते हैं। यानी जो आपका कर्व होता है टीयू का, टीयू कर्व जो है वो एक इन्वर्टेड यू कर्व होता है। इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। और जो एमयू होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। ज़रूरी नहीं है पैराबोला हो, क्योंकि पैराबोला के लिए बेटा वो एक कंडीशन है ना अपना, कि वाई स्क्वायर वो जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्स के, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पैराबोला जैसा होता है, बट पैराबोला हो ये कंपल्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है? यहाँ पर आपका सेशन मैं कंक्लूड करता हूँ। आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो 2 क्लासेस आपने लगाई हैं, इसी में आपको महसूस हो गया होगा कि आपको इकोनॉमिक्स किस लेवल की पढ़ाई जाएगी। अगर आप स्लाइड्स पलट के देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि आप सही जगह आए हैं या गलत जगह आए हैं। बहुत ही डिटेल में आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, और ये सबसे पेचीदा टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। जनरली ये टीचर्स एंड में पढ़ाते हैं, बट मैं इन्हें शुरू में पढ़ाता हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं। ठीक है? आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। मैं कुछ डाउट्स देख रहा हूँ, और बाकी मुलाकात हो गई आपसे आने वाले सेशन में। 7 बजे आपकी अगली क्लास है, 7 से 9, जो कि आपकी जीके एमसीक्यू की क्लास है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अब कुछ डाउट्स देख रहा हूँ मैं, जो जानना चाहे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। फोटोज वाले डाउट्स से थोड़ा सा लेट खुल रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही स्क्रीन पर वो आएगा, तो मैं आपका डाउट लेने की कोशिश करूंगा सभी का। मैं ये खोल लेता हूँ।
सबसे पहले ऋतिक, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो तो आप उसे पढ़ें, कोशिश करें पिछले बजट से लेकर यहाँ तक का डेटा थोड़ा सा फोकस करें। सीजीएल का जो रिव्यू आया है वो ये आया है कि पिछले बजट से लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं एसएससी वाले। तो बाकी अगर आप 25 नंबर पे भी है तो मेरे हिसाब से बुरा स्कोर नहीं है, एक अच्छा स्कोर है। पिछले बजट को हल्का सा आप ध्यान में रखना चाहें रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे करंट अफेयर्स के अलावा जो चीजें आपकी हल्की सी वीक है, जैसे कि आपको पता होगा हिस्ट्री में आपको कांग्रेस के सेशन याद नहीं है, या फिर मान लेते हैं कि आपको कुछ ऐसी मोटी मोटी चीजें हैं जो पता ही है पूछी जाती है याद नहीं है, नोबेल प्राइज याद नहीं है, तो इस पे काम करें। और एक इसके अलावा सजेशन है कि बहुत ज्यादा फोकस ना करते, मैथ्स इंग्लिश और अपना जो रीजनिंग है उसे भी अपना तैयार करके लें। बताओ 2020 के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? सवाल इन पे नहीं है तो मुझे बताएं, मैं बना दूंगा इनके लिए सवाल। कमाल है। बिल्कुल हो गया है। आप में से और किसी ने भी फॉर्म भरा तो आप बताएं। देखिए आपके और हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आप अब चीज़ें ना हर साल ये अपडेट करते रहते हैं, तो सब चीज़ें सही हैं मेरे हिसाब से, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी के पार्ट पे ऐसे ही लिखा आ रहा है, कुछ अलग लिखा आ रहा है। फी एग्ज़ैम्पशन को छोड़ के वो तो सबका अपना-अपना होता है। और किसी ने भी फॉर्म भरा तो बता सकते हैं। सेम आ रहा है ना सभी का? ठीक है? चलो, आपका मैंने बच्चों से ही क्लियर करा दिया। अरे भाई आयुष्मान, पाप मत कराओ यार मुझसे, यहाँ पे समय लगातार क्लासेस चल रही हैं। अगला डाउट देख लेते हैं। स्टैटिक का कोर्स जोरावर आएगा आपका, जो है आपका पहले अपना इकोनॉमिक्स खत्म होगा, ये जितने कोर्सेज चल रहे हैं ये पूरे होंगे, उसके बाद आएगा। सेफ को डिफाइन करें बेटा, ट्रेडिंग को डिफाइन करें, क्योंकि बहुत मतलब ब्रॉड टर्म्स है दोनों। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सजेशन है आप 100% फोकस अपना इस पे रखें, मतलब एक सजेशन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, तो उस समय आपको एक लिमिट से ज़्यादा जो है आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। और सेफ है या नहीं है, अगर आप ये बात करें ऑनलाइन, अगर आप जैसे जो अलग-अलग ऐप्स हैं इन पे डील करना सेफ है या नहीं है? रिस्क है, सेफ तो है ही लेकिन रिस्क है। यानी एक सजेशन है, खुशबू जो करें अपने पैसे से करें, घर के पैसे से ना करें, बिकॉज़ ऐसे चुटकी बजाते ही जो है जीवन तबाह हो सकता है। सजेशन है अभी अवॉइड करें तो अच्छा है। कच्चा लालच ना करें, पहले अपना करियर बनाएँ, फिर पूरा जीवन है आपके लिए। फ़ोटोज़ वाले डाउट हैं 1-2, शायद एक दिशा का है और एक अमरजीत का है। ये फ़ोटोज़ वाले हैं, खुल नहीं रहे हैं। आज और कल का शेड्यूल बिल्कुल सेम है। आप मुझे अजय हैंड आउट भेज सकते हैं अपना, ये एक तरीका हो सकता है, मतलब मेरे पार्ट पे मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों, शायद कुछ इशू होगा साइट वगैरह का, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, होपफुली तब खुल जाना। अब एक बार ट्राई करते हैं यार। रेज अ हैंड भी मैं लेने की कोशिश कर लेता हूँ। वीना का रेज अ हैंड मुझे नहीं दिख रहा है। आपकी फोटो, आपके पार्ट पे डाउट्स की फोटो दिख रही है आप सभी को? अरे यार मेरे पार्ट पे क्या इशू है फिर? अगली क्लास में आप मुझे भेजना, मैं रेज़ा हैंड एक ले लेता हूँ जब तक वीना का। आप मुझे अगली क्लास में भेजना, एक दो जो डाउट है मैं अगली क्लास में लेने की कोशिश करूँगा। रेज़ा अपना उधर भी भेज सकते हैं आप, अगर चाहें तो आज का डाउट फीचर है आपके पास, हेलो, वो तो वहाँ भी आप भेज सकते हैं। जी वीना जी बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी रिक्वेस्ट थी कि अभी मैंने स्टार्ट तो कर लिया है प्रिपरेशन प्रॉपरली। एक्चुअली पहले मैथ्स अच्छी थी, बट अभी बीच में जब जॉब ज्वाइन कर लिया था तो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता था। ठीक है। सो मैंने काफी टाइम से मैथ्स लगाई नहीं है, अप्रोक्स 1 ईयर। आप टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं लगाई है मैथ्स, इसीलिए मैं सारी चीजें भूल गई हूँ। ठीक है। बट कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करने के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी मुझे जहाँ तक लगता है। बट मेरी प्रॉब्लम जो है मैथ्स में है वो एडवांस मैथ को लेके है, बिकॉज एडवांस मैथ मुझे पहले भी बहुत ज्यादा नहीं आती थी। लाइक ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट, इन सारे चैप्टर्स में मुझे प्रॉब्लम थी पहले भी और अभी भी है स्टिल। बट अरिथमेटिक तो मुझे लगता है रिवीजन से मतलब उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, बट एडवांस मैथ का नहीं क्लियर हो रहा अभी। ठीक है। एंड इसके अलावा सर अभी कुछ चीजों में मुझे और भी प्रॉब्लम लग रही है। जैसे अभी रीजनिंग में भी काफी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लाइक 40+ तो एटलीस्ट किया ही जा सकता है। बट अभी उसमें भी मेरे मार्क्स काफी कट रहे हैं, वो कभी सिली मिस्टेक की वजह से हो जाते हैं, कभी पैटर्न जो होता है वो क्लिक नहीं हो पाता, तो उसमें भी अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट मुझे लग रहा है करनी पड़ेगी। एसएससी में जो आपने एमटीएस का सेट वाइज कराया था वो मैंने कल फिनिश कर लिया है प्रॉपर 11 चैप्टर्स। उससे मुझे काफी पैटर्न नया सीखने को भी मिला। तो मुझे ओवरऑल सर एक बार पूरा ही गाइड कर दीजिए कि मैं जीके का और मैथ्स और रीजनिंग मतलब सारी चीजों में इंप्रूवमेंट कैसे करूँ। ऑल्दो मुझे मैथ्स में ज्यादा टाइम देना है, आई नो वो मैं दूंगी भी, बिकॉज ऑफ जॉब का टेंशन नहीं है, तो अब मैं जॉब वाला सारा टाइम मैं अपनी स्टडी में लगा रही हूँ। तो एक बार प्रॉपर गाइड कर दीजिए टीचर मुझे कि हाउ टू स्टार्ट। कौन सा ये भी आप मुझे बताएं एक बार। सर अभी अपकमिंग में तो सीएचएसएल का है नेक्स्ट मंथ, एंड उसके बाद एसएससी एमटीएस का है, देन यूपीपीसीएस का मैंने फिल किया है। ठीक है, और एंड सीजीएल दिया था आपने? यस सर, सीजीएल दिया था मैंने।
उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, उसमें बताएं क्या क्या, मतलब क्या महसूस हुआ, एक्सपीरियंस बताएं उसका। सीरियल में सर मैथ्स में तो काफी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने काफी टाइम से लगाया नहीं, तो बहुत सारी चीजें माइंड से स्किप हो गई हैं। सो मैथ्स में प्रॉब्लम थी, करंट अफेयर्स भी काफी ओल्ड आ रहे थे, तो वो मैंने स्टडी नहीं की थी, उन चीजों की रिवीजन भी नहीं हो पाया था, तो वो भी काफी स्किप करना पड़ा था। बट इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस में भी मुझे ठीक लगा उसमें, बट ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस की और नीड है, वो मतलब ओवरकम कर लूंगी मैं उस पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है मैं, बट एग्जाम में सर टाइम का थोड़ा सा प्रेशर लग रहा था मुझे, कि मैं टाइम अभी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैथ्स में कितने अटेम्प्ट करें आपने? मैथ में सर मैंने 11 किए थे टोटल। ठीक है, और रीजनिंग में? रीजनिंग में सर मेरी 22। 20? 22। 22। और इंग्लिश में? इंग्लिश में भी सर सेम ही था, दो तीन में सर क्लियर नहीं समझ में आ रहा था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था, गेस 22। नहीं किया था बिकॉज 22, और जनरल अवेयरनेस में 10। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग में ऑन एन एवरेज आप 20 प्लस के आसपास चले जाते हैं। जी सर। ठीक है, तो क्या आपने अभी तक रीजनिंग का मेरा कोई भी कोर्स लगाया है? रीजनिंग का सर हाँ मैंने लगाया है प्रैक्टिस, एक तो मैंने एसएससी एमटीएस वाला जो आपने करा रखे थे वो मैंने फिनिश कर लिया 11, अभी कल ही फिनिश किया उसको, और जो न्यू पैटर्न वाले हैं उसको मैंने स्टार्ट किया है अभी एज अ प्रैक्टिस। न्यू पैटर्न रीजनिंग का है वो या मैथ्स का है? सर रीजनिंग के लिए बता रहे हैं। और मैथ्स में कोई कोर्स लगाया आपने अभी तक? नहीं सर, मैथ्स मैंने कल से अलजेब्रा स्टार्ट की थी, आपने रात को जो एडवाइस दी थी उसके बेसिस पे मुझे लगता है थोड़ा चैप्टर वाइज एक बार मेरे को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास एक बहुत बड़ा गड्ढा मैथ्स का है, तो हम ज़्यादा नहीं भटकेंगे। अभी से लेकर CHSL तक जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए रीजनिंग के 1 सेट मिनिमम, और 2 सेट हो जाए तो बेटर है। ये हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। इट विल टेक ओके अराउंड सर। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज़ रीजनिंग का सेट 15 से 20 मिनट में निपट जाना चाहिए। अगर 2 सेट लगा दो तो 30-40 मिनट्स, एनालिसिस, क्वेश्चंस के करेक्शन वगैरह देख के 1 घंटा। क्या ये हो जाएगा? 2 सेट लगाएँगे जी तो सर। बेटर है। हम 1 तो लगाना ही है। कभी जैसे मान लो मैथ्स ज़्यादा पढ़ने का मन हो रहा है, फ्लो बना हुआ है, तो उस केस में 1 लगा लो, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि टच बना रहे। ये कहाँ से करना है? ये प्रीवियस ईयर सेट्स लगाने हैं। मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। मेरे कोर्स में 50 प्लस जो है उसमें सेट्स हैं, आपको इजीली मिल जाएगा वो कोर्स, 50 प्लस सेट्स हैं, उसे आप रिवर्स ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। तो रीजनिंग में इतना ही करना है, रीजनिंग में इसके अलावा नहीं करना कुछ भी। एवरेज 20 के आसपास चले जाते हैं। सॉरी सर। इंग्लिश में 20 या 20 प्लस के आसपास इन जनरल आप चले जाते हैं। यस सर, बट जैसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं तो थोड़ा रॉन्ग हो जाते हैं, बट अप्रोक्स मतलब 40 तक मैं सभी पहुंच जाती मिस्टेक हूँ। आपसे मुझे जीरो चाहिए, मतलब ये जीरो 40 नहीं हो मार्क्स। सकती, मतलब जीरो, एक भी नहीं, ओके। ये सभी से मैं कह रहा हूँ। तो हम अफोर्ड ओके नहीं सर। कर सकते यार, अपना सिलेक्शन छूट जाएगा। ठीक है, जी नहीं सर। बेटा जितने कर सकते हैं करें। तो रोज के 2 सेट करने हैं, रोज का 1 या 2 करने हैं, तो हफ्ते में आप 6-7 सेट करेंगे, 10 सेट कर लीजिए, और पेपर तक 30-40 सेट करके चले जाइए। इसलिए मैं रिवर्स में कह रहा हूँ, बिकॉज सारे सेट करने की नीड नहीं है। रिवर्स में करिए, आखिरी के 30-40 कर लिए, वो काफी है। ठीक है, अब आते हैं ओके सर। बिना आप ही के डाउट पे दोबारा मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपने टॉपिक वाइज शुरू करना है। पेपर से पहले आपको क्या-क्या करके जाना है, एक तो टॉपिक वाइज़ आपको चीज़ें जितनी आप कर पाएँ उतनी करें, जितनी नहीं कर पाएँ, ठीक है? दूसरे नंबर पे मैंने 9 लेसन्स का कोर्स दिया है, ये आपको पता है कौन-सा कोर्स है? न्यू पैटर्न न्यू क्वांट्स। पैटर्न का, यस सर। हाँ, ये पेपर से पहले आप करके जाएँगे ही जाएँगे। आपकी अप्रोच इस समय सही है कि पहले टॉपिक वाइज़ पढ़ती हूँ, फिर इसे लगाऊँगी। तो यही अप्रोच को रखिए और जल्दी-जल्दी चीज़ों को पैक करिए। यानी आपको अगर एडवांस परेशान करती है, तो अरिथमेटिक को भी मत टच करिए। आप एडवांस को एक बार टॉपिक वाइज़ पढ़ लीजिए, ठीक है? ये जल्दी से पूरा करें। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं 2000 सवाल लगा रही हूँ बैठ के। फिर ऊपर-ऊपर से देखा, थोड़ा समझ लिया, समझ आ गया, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करा। उसके बाद प्रैक्टिस में लग जाएँ, जैसे 9 लेसन वाला कोर्स है, एक मैंने एमटीएस वाला ऐसे ही एक कोर्स दिया है। इसमें आप प्रैक्टिस में लग जाएँ। क्या आप मेरी बातों को समझ पाएँ? जी मेरे सर, हिसाब से क्लियरली। अभी इतना काफ़ी है। बचा हुआ समय अपना जीके को दें, जीके में जो सब्जेक्ट आपके पूरे हो गए हैं, उन्हें जाने दीजिए। जो सब्जेक्ट बचे हैं, उन्हें पूरा करिए। और इसके अलावा जैसे मैं एमसीक्यू बैचेज़ आपके लिए प्लस पे स्पेशल में लाता हूँ, वो लगाएँ, ठीक है? मतलब मुझे चाहिए सबसे पहले कि मैथ्स में भी 22 यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है? और जीके के करंट अफेयर्स के बारे में चिंता ना करें, बिकॉज़ वो इतना पुराना पूछा जा रहा है कि उसमें चाह कर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेहनत वहाँ करें जहाँ पर बदले में कुछ मिले, जो कि इस समय मैथ्स है। तो मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए और इस 11 को मिनिमम 22 तक आप लेके जाइए, ठीक है? टॉपिक वाइज़ ओके सर। एडवांस मैथ्स है विकास, वो सुपर प्लैटिनम में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 81 सेक्शंस का कोर्स है। ठीक है बीना, आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे बताएँ? तो सर जो रीजनिंग में मैं न्यू पैटर्न वाला कर रही हूँ उसमें तो सिर्फ 13 लेसन है, तो वो नहीं करना अभी के लिए, क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट किया था। तो इसे जाने दो। बेसिकली व्हाट आई नीड इज़ डेली 1 सेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, वो कहीं से भी करो, कहीं से भी। समझ गए? अगर आप ओके न्यू सर। पैटर्न वाले कोर्स से करो, उससे कर लो, फिर अपने को दूसरा नहीं लगाना। अपने को बस टच बनाए रखना है रीजनिंग से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, रीजनिंग में वो टारगेट करते हैं 25 में से 25 की, नहीं। पैटर्न नहीं दिख रहा, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले सवाल पे चलो, स्किप इट, ठीक है? अगर पेपर में 20 प्लस करके आ गए, 22 प्लस करके आ गए, बस हम जीत गए, अपने को नहीं लगाना समय। अगर बचे हुए 3 सवालों में 6 मिनट खराब कर दिए, तो बस कहानी खराब है, ये लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि इतने में मैथ्स पे फोकस हम कर लेंगे।
है ना? तो 25 में से 25 यस सर। जाने अपने को नहीं चाहिए, अपने को 23-24 में भी हम खुश हैं, बस अपना टाइम बचना चाहिए, ठीक है? जी सर। इसके और सर बाद जीएस पार्ट पे जैसे अभी आपने पॉलिटी करा रखी थी तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक एंड है, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पैरेलली आपके साथ चल रहे हैं तो आई थिंक वो हो जाएगा कंप्लीट, बस ये एक मैं लास्ट आपको मोमेंट में रिवीजन की नीड होगी। हाँ, हाँ, तो हाँ। बायोलॉजी मैंने कर रखी है, सो आई थिंक मेरा केमिस्ट्री पार्ट बचता है एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बचता है, तो इसमें से अभी कुछ पिक करूँ? मेरे हिसाब से केमिस्ट्री आप साइंस साइड से पढ़े हैं या कॉमर्स से पढ़े हैं? साइंस से ही पढ़ा है सर। आप एक काम करना, केमिस्ट्री को पीडीएफ से एक बार पढ़ के देखना। समझ गए? लेसन नंबर 1 की पीडीएफ, लेसन नंबर 2 की पीडीएफ, इस तरीके 2 या 3 पीडीएफ को अच्छे से रीड करके देखना। अगर आपको वो बातें ऑलरेडी समझ आ रही हैं, तो आप पीडीएफ से यस पढ़ सर। लेना केमिस्ट्री को, आपके कम से कम 25-30 घंटे में यहाँ पे बचा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है? क्योंकि मान लेते देखिए आपको पता है बॉक्साइट एल्यूमीनियम की हो रही है, ये बात आपको पता है? ये आपको पता है सॉरी। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम यस। ये सब होते यस हैं। सर। आपको यस ये सर। पता है यस सर। डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है। यस सर। अगर आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया है तो पीडीएफ से पढ़ के देखें। अगर आप पीडीएफ से कंप्लीट कर सकते हैं, तो समय आपका थोड़ा-सा बच जाएगा। अगर आप वो नहीं कर पाएँगे तो उस केस में डबल की स्पीड पे केमिस्ट्री को पूरा करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी की तरफ बढ़ना, क्योंकि केमिस्ट्री छोटा है, जल्दी पूरा होगा। ठीक है? ओके सर। एक छोटी-सी सजेशन, जितनी जान है पूरी लगा देना तैयारी में। अब आराम मत करना। कमर में दर्द हो या जी। आँखों में दर्द हो, पूरी जान जी लगा सर, डेफिनेटली वो करना ही है बिकॉज़ अभी सर काफ़ी प्रेशर भी है बिकॉज़ जॉब भी छोड़ दिया तो अब एक मतलब सिक्योर नहीं फील हो रहा। अभी जल्दी से ही ऐसा हो रहा है कि बस किसी भी तरह से बस हार्ड वर्क करके और जॉब में अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आई थिंक प्रिपरेशन के लिए भी मैं कर सकती हूँ डेफिनेटली। दूसरे का सपना पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर सकते हो, तो अपने सपने के लिए भी करो। ठीक है? जी सर। पूरी जान लगाएँ, ओके ऑल द सर। बेस्ट। बाकी आप सभी से मुलाकात होगी अब 7 बजे। आपके सभी डाउट्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गए हैं। 10 मिनट 22 सेकंड आपसे बात हुई है मेरी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है? यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके बाय। बाकी सभी के डाउट्स आने वाली क्लास में आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।